नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल में। इसका नाम न्यू स्टूडियो में आपका प्यारा सा कैफी सर। तो कैसे हैं आप लोग? भूल तो नहीं गए हमें? ये मेरा डायलॉग है। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हो सभी लोग बेहतर, तंदुरुस्त, दुरुस्त, सब अच्छे हो। और जैसा कि आप जिस स्पीड से टेस्ट को देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बाप रे बाप, इतना कुछ कैसे झेलें, ऐसे कैसे करें। देखो, एक बात मैं बता दूं कि अब तक शायद आपने क्लासेस पूरी की होगी, स्पेशली ऑल इंडिया के जो बच्चे, फ्रेशर बच्चे हैं, वो उनके पास कम से कम नहीं तो 8-10 नोट्स तो हो चुके होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिला कर। बायो के नोट्स अगर बनाते हैं, इंक्लूडिंग बुक्स, अगर बायो ना भी लें तो अब इतना बड़ा पाइलअप इन्फॉर्मेशन कैसे रिवाइज करें? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। पढ़ना बड़ी बात थोड़ी होता है, उसको संभालना बड़ी बात है। कामयाब होना बड़ी बात नहीं, कामयाब होकर वहाँ बने रहना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे जाते हैं, वापस आ जाते हैं। हर के साथ यही स्टोरी है। बहुत कम लोग ऐसे गए फिर स्टेट मेंटेन रखे रहे। आपको ऊपर जाके रहना है, नीचे नहीं आना है। और मोस्टली क्या इस टाइम जितना कुछ पढ़ा था 1D 2D स्टार्टिंग, ये सब चीज़ें उड़ रही हैं। और जाहिर से पता सबका उड़ रहा है भाई। अब सवाल ही को उसको कवर अप कैसे करें? मतलब सवाल तो यही है ना कि सर इतना ठीक है, पढ़ लिया, इतना कुछ कवर कर लिया, उसको बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। मतलब जब 1D आप पढ़ रहे थे तो जो मज़ा आपको 1D टाइम आ रहा था वो मज़ा इस टाइम नहीं रहा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी इन्फॉर्मेशन फेंट हो रही है, किसी कारण से उसका टच खत्म हो गया। हम नए नए टॉपिक्स पढ़ते गए, पुराने को छोड़ते गए, तो पुराना नया मिल गया, एक नया टॉपिक बन चुका है। तो अब मैं उसके लिए आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि कैसे ठीक करोगे। आप कैसे भी करके जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उनको दो, बिल्कुल दो, भले कितना नंबर आए। जो FST और या फिर जो भी आपने ज्वाइन कर रखा हो, और जितने भी वीडियोस में मैं डिस्कशन कर रहा हूं उनको जरूर देखो आप। क्यों देखो? क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसके इर्द गिर्द जितने भी फॉर्मूले केसेस हैं सब रिवाइज करवा दूं। और आप क्वेश्चन के माध्यम से ही रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहोगे कि हम रिवाइज करें तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। आप चाहोगे कि हम नोट्स लेके बैठ के पूरा रिवाइज कर डालें, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक चैप्टर तैयार कर पूरा दिन चला जाएगा बच्चा। आपको 2 महीने मेरे साथ लग कर करना पड़ेगा ना। आई प्रॉमिस डैम श्योर। लास्ट वीडियो जाकर देखो, मैंने कितना डिटेल में बताया था ईच एंड एवरीथिंग्स। सो इसी तरीके से हम आज फिर से डिटेलिंग में चीज़ों को पढ़ेंगे, करेंगे, जिससे हम लोग हर एक चीज़ को कवर अप कर सकें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं बच्चा आज का सेशन। फर्स्ट मैं कवर करूंगा, उसके बाद शिवम सर। जैसा कि सिंह सर देख सकते हैं भाई, दिन रात वीडियो डालते रहते हैं। अब मैं ही क्यों एक्सप्लेन करूँ, इनकी मेहनत ही खुद बयां करती है। भगवान करे मुझे इनकी मेहनत करने की जैसे शक्ति मुझे दे दे, मैं दुनिया में बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ। बस ऐसी शक्ति भगवान एक बार मुझे दे दे ज़रूर। और भगवान ने सबको शक्ति ऐसी नहीं दी, इतना हार्ड वर्क करने का। और इतना हार्ड वर्क आप कर लेंगे तो आप रैंक 1, 2 और 3 मार देंगे। तो ये भी ऊपर वाले का करिश्मा जिसको बरस जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चा आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ये रहा आपके सामने। अब एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, करना है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन वेरिंग विद इतना। अब देखो, मैंने को क्या करना है ना कि एक एक पार्ट को समझना है। सपोज करो मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है। लेट्स एज्यूम दिस रेडियस इज आर। मान लेते हैं हमारा क्या जा रहा है, बोलने में क्या जा रहा है, एंड द फील्ड इज इनवर्ड और परपेंडिकुलर लाइक दिस वन। ये अपन का मैग्नेटिक फील्ड है, देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल। और क्या रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से फ्लक्स में वेरिएशन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं फाई का बेसिक डेफिनेशन क्या है। एक एक चीज रिवाइज करवा रहा हूं बच्चा। बी डॉट एस, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म को ओपन करने में, बी एस कॉस थीटा। बी क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा मैं लिखूंगा और साथ में तुम भी लिखते जाओ, तुम्हारा मजा आ जाएगा। एरिया वेक्टर एंड थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए। और यहां ये सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना बी दिया है ना एस दिया। वो कह रहा है कि बी आपको गिवन है, सॉरी फाई गिवन है। फाई कितना गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो 5t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 1। दिस इज योर फ्लक्स एंड दिस इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, इस पे तो सोचने की बात ही नहीं है। तो सर ये क्यों बताया? ये हम तब यूज करते जब हमें बी और एस के बारे में गिवन होता, बट एज सच बी एस और गेस गिवन नहीं। अच्छा मैं तुमसे पूछूं यहाँ एंगल कितना बनना है, तो यहाँ एरिया वेक्टर की अगर हम बात करें, थीटा कितना बनना है 180, और cos 180 जीरो भी ले सकते हो। फिल इनवर्ड एरिया वेक्टर आउटसाइड। एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक एक चीज में रिवाइज करवा रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ। मेरा पर्पस ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बस रिवाइज करवा रहा हूँ आपको हर एक चीज। अब देखो ये
सबसे पहले फाई जो है वो कैसे बना है, बी एस कॉस थीटा। और अगर बी फाई चेंज कब आएगा, फाई में चेंज आता है जब या तो बी चेंज करे, या तो एस चेंज करे, या तो थीटा। इन तीनों में से कुछ भी चेंज किया तो फ्लक्स का चेंज होगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ पढ़ा होगा आपने, बिना सोर्स के हम करंट जला सकते हैं। जैसे उन्होंने एक बड़ा प्यारा एक्सपेरिमेंट किया था, एक कॉइल लिया था और एक बल्ब से ज्वाइन कर दिया था, सिंपल बल्ब था, और उसको कहा बिना बैटरी जला के दिखाओ। ही इज द फर्स्ट मैन हु डिस्कवर दिस वन। नॉर्थ पोल साउथ पोल लिया और पास गए, फिर दूर लेके आए, इसको टू एंड फ्रो कर रहे थे आगे पीछे बहुत फास्ट, जिसकी वजह से ये भाई साहब क्या करने लगे, ग्लो। तो बिना सोर्स के बैटरी के तो ऐसा होगा नहीं सकता। तो उन्होंने बोला कि कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, फाई में चेंज आ रहा है, तो वहां पर एक तरह का इंड्यूस ईएमएफ बन जाएगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होगी माइनस डी फाई बाई डी टी। मॉड भी लगा सकते हो। और नेगेटिव साइंस ड्यू टू लेंस, लेंस बताता है ये कौन बताएगा, लेंस लॉ। तो मैंने क्या किया, जस्ट रिवाइज करवा दिया हर एक चीज कैसे कैसे क्या हो रहा है, व्हाट इज फाई, व्हाट इज बी, व्हाट इज एस, थीटा एंड सो ऑन। ये आपका हल्का सा रिवीजन हुआ, देन कम इनटू द क्वेश्चन। अगर फाई टी के साथ चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, और इंड्यूस ईएमएफ का फंक्शन क्या होगा, ई डी फाई बाई डी टी, प्लस मॉड भी लिख सकते हो, माइनस बिकॉज ऑफ लेंस लॉ आपने पढ़ा भी होगा। तुम बढ़ोगे तो हम घटाएंगे, तुम घटोगे तो हम बढ़ाएंगे। ये होगा टी स्क्वायर भागेगा 10t प्लस 10, और कांस्टेंट का कितना होगा 0। बट नोटिस करने वाली बात है कि पूछा है 2 सेकंड में मैग्नीट्यूड, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया। तो ये ईएमएफ फंक्शन ऑफ टाइम है, बट किस टाइम पे पूछा है, 10 इंटू 2 प्लस 10, 20 प्लस 10 दैट इज 30 वोल्ट। सो दिस इज योर इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, दिस विल गिव यू द इंड्यूस ईएमएफ। कितना आ गया, 30 वोल्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो दिस इज हाउ टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। व्हाट इज फाई, फाई कैसे निकालते हैं, हाउ फाई इज चेंजिंग, बाय चेंजिंग सवाल ये आ सकता है। प्लस किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर, थीटा, इनमें से कुछ भी चेंज होगा, फाई चेंज होगा। फाई के चेंज होने से एक तरह का इंड्यूस ईएमएफ बन जाता है, एक तरह का यहाँ पर बैटरी, वर्चुअल बैटरी जो तुम्हें दिखेगा नहीं, और उस बैटरी की वजह से करंट आएगा, क्योंकि वोल्ट एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, एंड आई इक्वल टू वी बाई आर। करंट पता चल जाएगा। बल्ब क्या करेगा, बल्ब को करंट ही तो चाहिए ना, फ्लो ऑफ चार्ज चाहिए इस बल्ब को, तो फ्लो ऑफ चार्ज कौन करवा रहा है, इंड्यूस ईएमएफ करवा रहा है। तो दिस इज हाउ टू रिवाइज दिस फर्स्ट क्वेश्चन विद द डिटेल डिस्क्रिप्शन। इस तरह से रिवाइज करोगे मेरे साथ, जिंदगी सेट हो जाएगी तुम्हारी। अ सर्कुलर कॉपर डिस्क 20 सेंटीमीटर इन रेडियस rotate at a speed of pi radian per second about an axis passing through centers and perpendicular axis. A uniform magnetic field दे रखा है, perpendicular disk है, induced potential difference developed between axis of disk and the ring. ये थोड़ा प्यारा सवाल लग रहा है। सपोज कोई एक डिस्क है मेरे पास, है ना, और डिस्क के किसके अबाउट, एक एक्सिस के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं। सो दिस इज योर एक्सिस एंड जस्ट वांट टू रोटेट दिस डिस्क, एंड हैव यू नोटिस कि सवाल क्या बोल रहा है, लेट्स सपोज कि एक्सिस मींस सेंटर, और ये पॉइंट कहीं पर किसी पॉइंट पेरीफेरी पे। हैव यू नोटिस अगर मैं इस सेक्शन को छोटे छोटे लाइक इस तरीके से हल्के छोटे डिस्क में अगर रोटेट कर दूँ तो इस तरह से अगर मैं वायर बना दूँ तो वी हैड अ लॉट्स ऑफ इनफाइनाइट वायर, और सभी का रेडियस कितना रहेगा, आर रहेगा, और सभी को मैं मिला दूँ तो क्या दिखेगा आपको, एक डिस्क ही तो दिखेगा ना आपको। अच्छा इतना गैप दिख रहा है बट इतना गैप होगा नहीं, बट वी हैव अ लॉट्स ऑफ दिस वन। इस तरह के रिंग हमारे पास बहुत सारे होंगे, अ लॉट्स ऑफ इनफाइनाइट, है ना। तो ये इस तरह से मिल के क्या बना देंगे डिस्क, और ऐसे मैं बहुत सारा क्राउडेड लूँ तो एकदम डेंस दिखना शुरू हो जाएगा। सो अगर मैं एक रॉड के थ्रू निकाल दूँ तो वी ट्रीट लाइक एज एन रॉड, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर, यही तो बोल रहा है ना, बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस वन। सो दिस rotating disk cause an induced EMF. So we consider this disk into in number of long rods which have radius is r. So ऐसे मैंने बहुत सारे rods लिए। Look at this 2D figure, ये आपको ऐसा दिखेगा। Now look at this, ये कुछ ऐसा दिखेगा। And what make sure what we are doing right now, we just try to doing like this one, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, ये है ना। इस तरह से हमने बहुत सारे रॉड्स लिए हैं,
और उनको जब कनेक्ट करोगे तो ये कैसे बन जाएंगे बच्चा, डिस्क जैसे बन जाएंगे। अभी तो मैं कुछ ही दिखा पा रहा हूँ, बाकी आप रात भर तक दिखाते रहिएगा। तो हम कंसिडर कर सकते हैं एक पॉइंट, ये सेंटर हो गया, ये पॉइंट हो गया पेरिफेरी, और हर पॉइंट पे भैया डिस्क का पोटेंशियल सेम ही होगा हर एक रॉड के लिए। तो आपने रॉड का केस तो पढ़ा होगा क्या, कि अगर कोई रॉड रोटेट कर रहा है ओमेगा से, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चा, इनवर्ड। ये एनसीईआरटी में एग्जांपल भी है, ये जाके आप देख सकते हैं। अब ये हमने ओमेगा रोटेट किया यूनिफॉर्म स्पीड से, लेंथ कितनी है इसकी, एल। तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, आपने पढ़ा होगा, आपको सर ने पढ़ाया होगा कि आप कुछ ना करो, एक्स डिस्टेंस पे जाइए, छोटा सा dx एलिमेंट लीजिए, और ये dx एलिमेंट v बराबर क्या होगा, x इंटू ओमेगा, है ना। ये जो छोटा सा रॉड मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है ना, ये दिस इज हाउ, ये हमारा कितना हो गया, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ये छोटा सा लेंथ कितना है आपके पास, dx है, और v बराबर क्या है आपके पास, x ओमेगा है ना। दिस इज, अब देखो आपको बताया गया होगा कि कभी कोई रॉड, अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है विद स्पीड v से और लेंथ l से, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बनता था, इंड्यूस ईएमएफ, ये सब तुमको पता होना चाहिए, BBL, बवाल, इस तरह से याद कर सकते हो। b इज मैग्नेटिक फील्ड, v इज वेलोसिटी एंड इज लेंथ। तो इतने पोर्शन में कितना इंड्यूस ईएमएफ बनेगा इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको दे रखा है इनवर्ट साइड, है ना। सो dv बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, या इंड्यूस ईएमएफ कह सकते हो, वो कितना हो जाएगा, b तो आपको पता है, v कितना है आपके पास, v ये है, और लेंथ कितना है, dx है, और v कितना है, x ओमेगा इंटू dx। b ओमेगा एक साइड कर दिया, x इंटू dx कर दिया। लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे बच्चा, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से l, एंड यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। प्लीज, अगर एक रॉड हम रोटेट कर रहे हैं, एक होता है मूविंग रॉड, मूविंग रॉड में फॉर्मूला तो BVL होता है, ये ध्यान रखने वाला है, ये तो तुमको पता होना चाहिए। और अगर वही रॉड रोटेट कर रहे हो कि इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड, द रिजल्ट विल कम लाइक दिस वन, एंड यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट व्हिच इज नथिंग बट हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। इस तरीके से आपको याद करना है। तो अगर रॉड मूव कर रहा है तो बवाल मचा देंगे, BVL, इंड्यूस ईएमएफ। और डायरेक्शन कैसे, v देखो, b देखो, v और b तरफ घुमाया ऐसे करके, पहले घुमाओ, थंब किधर दिखा रहा है, उधर, तो पहले छोटा थोड़ा बड़ा ऐसे दिखाओ। ये तो ये रॉड कैसे बना, ऐसा बना। अब तुमसे यहां पूछ सकते कैसे इंड्यूस ईएमएफ, देखो v इधर साइड, b अंदर, v से b घुमाओगे, थंब इधर, तो पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला। तो जिधर थंब दिखाएगा पहले छोटा बनाना फिर बड़ा, जैसे ये इधर देखा था पहले छोटा फिर बड़ा, इधर बनाना तो पहले छोटा फिर बड़ा। इस तरह से आप पोलैरिटी पूछ सकता है कि विच हैव अ हायर पोलैरिटी। रॉड इस तरह से रोटेट कर रहा है, v की डायरेक्शन ऊपर होगी, b अंदर, v से b की तरफ घुमाओगे, थंब बताएगा, थंब जिधर दिखाएगा पहले लोअर बनाओगे फिर हायर, तो ये पोटेंशियल हायर होगा और ये क्या होगा, लोअर। इस तरह से भी सवाल पूछ सकते हैं। तो इस डिस्क में नंबर ऑफ रॉड्स इनफाइनाइट्स है, और हर एक रॉड का कितना इंड्यूस हो, देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ इन वन रॉड कितना आएगा, हाफ b ओमेगा, and that is r square, because r is length and this is called radius। आपको दे रखा है b कितना दे रखा है बच्चा, अब तो मैं लिख ही सकता हूँ 0.2। अब यहाँ पर कैलकुलेशन ही काम करेगा, 0.2, what about pi, pi radian 3.14, and what about radius, 0.2 into 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, कितना रहा अप्रॉक्सीमेटली, आई थिंक 1.256 आएगा ना, चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4, ये कट गया, तो 3.14, 4 दूनी 8, 4, 4 3 12, सॉरी 16, 4, ठीक है, 1 2 कुछ करके आ रहा है, हाँ स्लीव से 1 2 1। इस तरह से भी चेक कर सकते हो। देखो सब जब पूरी तरह पावर फैक्टर सेम हो ना, तो स्टार्टिंग नंबर देख लो, स्टार्टिंग नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 है, ये 4 मल्टीप्लाई किया, दैट इज 1.256, ठीक है, परफेक्ट, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बट दिस इज हाउ टू प्रोसीड, कैसे प्रोसीड करना है, ये इस तरह से रिजल्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि मेरे सारे सेशन को देखो बच्चा, नॉट फॉर ऑल इंडिया नीट, बट जितने भी मैंने पेपर डिस्कस किए हैं वो तुमने पढ़ रखा ही होगा ऑलरेडी, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है उसको रिवाइज करने का। ऐसे ही मैंने एक चीज़ को डिटेल में बताया कि जिससे वो बंदा अपनी चीज़ों को रिवाइज कर ले और वो क्वेश्चन भी साथ साथ कर ले जाए। तो उसमें ये रहेगा कि उस पूरे पेपर में उसकी स्ट्रॉन्गिटी बहुत मेंटेन हो जाएगी,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा, हाँ क्वेश्चन नंबर, अ बाईसाइकिल क्रिएट्स 2 वोल्ट व्हेन द बाईसाइकिल इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ इतना। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया ना कि लेट सपोज एक बाईसाइकिल है, कुछ लोग कहेंगे बाईसाइकिल में कैसा, अरे वो मेटल कंडक्टर ही तो है। ये रहा, क्या बाइक है भाई, धूम मचा ले, धूम 5 में यही चलने वाला है। हाँ, तो अ बाईसाइकिल जनरेट 2 वोल्ट व्हेन द बाईसाइकिल इज ट्रैवलिंग इन द स्पीड ऑफ इतना। स्पीड दे रखा बाईसाइकिल का, आपको मैंने बताया था कि किसी रीजन में आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका इंड्यूस ईएमएफ कितना बनता है अगर मूव कर रहे हो। तो हम बाईसाइकिल को ऐसा रॉड कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जैसा भी रॉड हो, और अगर आप इसको मूव करवा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली अंदर अंदर जहाँ पर भी हो, मतलब ऐसा होना चाहिए। सो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला देख लो, अगर कोई व्हेन, नोट करके लिख लो, व्हेन rod is moving in region of magnetic field, तो कैसे हम इंड्यूस ईएमएफ लिखते हैं ये लिख लो। ये तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, मगर इसका जो जर्नल फॉर्मूला है मैं वो बताने वाला हूँ तुमको, वो तुमको तृप्त कर देगा। क्या है फॉर्मूला, देखो ध्यान से। लेट सपोज कि अपन के पास कोई रॉड है, इस तरह का रॉड है, आई डोंट नो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग और मतलब स्ट्रेट भी हो सकता कुछ भी। ये है, तुम इनिशियल देखो फाइनल देखो, है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाला करो हमेशा इस तरह से, एंड दिस इज योर लेंथ एल। तो इसका जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो फॉर्मूला देख लो, क्या होगा, इंटीग्रल v क्रॉस b डॉट dl। ये होता है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यही होता है बच्चा। इससे बड़े से बड़ा सवाल ध्वस्त होके रह जाता है। v क्रॉस b, v और b का परपेंडिकुलर होना जरूरी है और v क्रॉस b का पैरेलल होना, मतलब इंड्यूस ईएमएफ तभी होगा जब v और b पैरेलल नहीं होना चाहिए, है ना। पैरेलल तो कतई नहीं होना चाहिए ना, जीरो हो जाएगा। और v क्रॉस b जो है ना वो पैरेलल होना चाहिए dl के, तभी इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। वरना v क्रॉस b अगर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट लगा तो जीरो हो जाएगा। तो ये केसेस पूछ सकता है किस में इंड्यूस ईएमएफ बनेगा किस में नहीं। दैट शुड बी रिमेंबर दिस रिलेशन, v इज वेलोसिटी, b इज मैग्नेटिक फील्ड, dl इज लेंथ एंड दैट्स लेंथ इज डिस्प्लेसमेंट लेंथ। तो ये रिजल्ट प्लीज मत भूलना बच्चा, अगर पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया इसमें, v क्रॉस b, है ना, या फिर मैं जनरली लिख देता हूँ छोटा सा तुम्हारे लिए, v क्रॉस b डॉट l। ये सेटिस्फाई होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल केस, हम लोग का केस जो है ना वो हम लोग लेते हैं कि भैया v क्रॉस इस तरह से, हम लोग जो स्पेशल केस लेते हैं मोस्टली वो हम लोग का ये रहता है। देखो क्या रहता है, ये रॉड होती थी, है ना, अगर आपको याद हो तो सर लोग आपने को पढ़ाया भी होगा। ये v था, ये b था, है ना, और ये हमारा l था, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। नोटिस करने वाली बात है v क्रॉस b के बीच में कितना एंगल है, लुक एट दिस, 90 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या था, v क्रॉस b इंटू l, यही तो है ना इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला। बाबा ये फॉर्मूला लिख लो, बहुत लोगों को नहीं पता। v क्रॉस b मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करो तो कितना हो जाएगा, v sin 90 1। सो ये v आ गया। अब देखो v क्रॉस b की डायरेक्शन किधर होगी, v क्रॉस b की डायरेक्शन इधर होगी, जो कि किसके पैरेलल है, लेंथ के। मिलिंग एंगल कितना है, 0। तो यहाँ पर भी पूरा फॉर्मूला क्या बनता है, BVL। तो यहाँ लिखा होगा, देखो ध्यान से, BVL। ये स्पेशल केस आपको हमेशा पढ़ाया जाता है, बट मैं आपसे ये कहूँगा कि मुझे इस फॉर्मूले पे ज़रूर फोकस रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपके। आप देखना कभी केस बहुत बुरा फंसा देगा आपसे। देखो केस कैसे फंसा सकता है, ये केस बना सकता है, रॉड ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये V है, ये B है, ठीक है ना, और बोलेगा क्या अब इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। लेट्स सी कैसे। अगर V क्रॉस B करोगे तुम, तो V क्रॉस B, V बाहर अंदर, तो ये हमारा V क्रॉस B है ना, और ये डॉट 90 डिग्री बना रहा है। तो V क्रॉस B L के परपेंडिकुलर है, तो नो इंड्यूस ईएमएफ, बिकॉज cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस केस में इंड्यूस ईएमएफ नहीं बनेगा। तुमसे 4-5 केसेस बना के पूछ लेंगे, 4 ऑप्शन के, कहीं इसमें से कौन से केसेस में इंड्यूस ईएमएफ नहीं बनेगा या बनेगा। तो ये ध्यान रखना बच्चा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। V क्रॉस B डॉट L, प्लीज मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, L इज डिस्प्लेसमेंट लेंथ, विच मीन्स इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करना है बस। हाँ, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, देखो क्या कह रहा है। तो अब बाईसाइकिल जनरेटर क्रिएट 2 वोल्ट व्हेन द बाईसाइकिल इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड इतना, द ईएमएफ जनरेट्स व्हेन द बाईसाइकिल इतना। तो फॉर्मूला ऑब्वियस सी बात है, आपको यही लगाना है, क्या इंड्यूस ईएमएफ वाला क्या फॉर्मूला था, BVL, है ना। नोटिस करने वाली बात यह है, द इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कितना हो, 20। तो स्पीड पे ही डिपेंड कर रहा है यार, तो बड़ा आसान सवाल है यार। तो ये हमने लिख दिया।
अब इसको मैं चाहता डायरेक्ट सॉल्व कर देता तो मज़ा नहीं आता। बी और लेंथ हम सेम मान के चल रहे हैं V2/V1, है ना। तो अब कितना दे रखा है 2 वोल्ट एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। सो ये 2 है, ये 10 पे। अब क्या बोलना है, तुम्हारी मोहब्बत में इतने आराम से बता रहे हैं 20/E2। सो देयरफॉर E2 कितना आ जाएगा 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा बच्चा? यस, 4th इज द करेक्ट। तो मैंने एक चीज रिवाइज करवाई है, दिस इज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस फॉर्मूला इज जनरलाइज। ये कब लगाओगे? जब रॉड मूव करेगा मूविंग कंडीशन में, विच वेलोसिटी, रेगुलर शेप हो इरेगुलर शेप हो। एंड वाइल द केस ऑफ हाफ v ओमेगा l स्क्वायर, दिस इज फॉर्मूला फॉर रोटेटिंग। ध्यान रखना, ये कब लगाओगे? रोटेशन के केस में लगाओ। इतना तुम्हें याद होना चाहिए, रोटेशन के लिए फॉर्मूला है, मूविंग के लिए ये फॉर्मूला है। ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे कि एक चीज रिवाइज भी हो रही है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। तो इस तरीके से जब तुम सेशन को देखोगे तब तुम्हारी मजबूती बनेगी, तब तुम जिंदगी एकदम जी लोगे। क्वेश्चन नंबर 4th, एन EMF of 1 volt is developed in secondary coil when current in the primary changes इतना तो इतना म्यूचुअल इंडक्टेंस। सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट समझिए, तो इससे रिवाइज हो जाएगा। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कहता है। सपोज करिए कॉइल है मेरे पास, आपने बहुत जल्दबाजी में पढ़ा होगा, लास्ट मोमेंट है, सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। एंड दिस इज योर कॉइल 2, है ना। आपने कॉइल 1 में करंट डाला, बिल्कुल डाला। अब इसका इफेक्ट क्या है? इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो ये रहा, दिस इज योर कॉइल 1, और कॉइल 1 में करंट है, इट विल कॉज एन मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? सेकंड कॉइल के साथ। अब हमने फैराडे का लॉ क्या पढ़ा कि किसी भी सिस्टम में फ्लक्स का चेंज आएगा, अगर फ्लक्स का चेंज आएगा तो उसमें पक्का इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। तो करंट कॉइल 1 में था, इसका इफेक्ट क्या डाला? म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब म्यूचुअल वाले दूसरे के साथ म्यूचुअल फ्रेंड बोला ना कि मेरा भी तेरा भी, मतलब मेरा फायदा तेरा भी फायदा होगा। इसमें तो सेल्फ इंडक्टेंस हो ही रहा है। ये कह रहा है कि मेरा जो करंट है दिस कॉज एन मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा तो क्या कॉज करेगा? नेट फ्लक्स आएगा इन कॉइल 2। कितना आएगा नेट फ्लक्स? n5, नंबर ऑफ टर्न्स into 5। अब तुम बताओ इसका फ्लक्स का रीजन कौन है? फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या था? bs cos ऑफ थीटा। आप नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पर हमारा करंट है, करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बी इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसका एरिया तो फिक्स होगा, थीटा फिक्स होगा, क्या चेंज होगा? बी चेंज होगा, और बी चेंज हो रहा है, बी किसके वजह से चेंज हो रहा है? करंट की वजह से। तो मतलब ये जो करंट आ रहा है इसने बी प्रोड्यूस किया, ये बी इसके साथ इंटरेक्ट किया, ये बी जब इंटरेक्ट करेगा तो फ्लक्स में क्या आएगा? चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या बनाएगा? इंड्यूस ईएमएफ। और ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। मतलब हम खुद में स्वयं तो कर ही रहे हैं, दूसरों पे भी इफेक्ट डाल रहे हैं, दूसरों के अंदर भी ईएमएफ जनरेट कर रहे हैं। दैट प्रोसेस कॉल्ड एज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये चीज तो डेफिनेशन याद करने का तरीका यही है। तो मतलब तो N2/1 मतलब नेट नंबर ऑफ टर्न्स in coil 2, and that is F2। what does mean? flux on 2 due to 1। so क्या हो जाएगा? is directly proportional to current। current कितना बचा? I। तो ये जब, क्योंकि भाई हमारा नेट फ्लक्स का रीजन ही कौन है? B है। फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि B चेंज हो रहा है। B को बनाने वाला कौन है? ये करंट है। इसलिए हमारा नेट फ्लक्स जो है, जो कॉइल 2 में है, वो डिपेंड करेगा फर्स्ट कॉइल के प्राइमरी कॉइल के। इसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं और इसको सेकेंडरी। इसी भी तो ट्रांसफार्मर बेसिस काम करता है। तो अब देखो जब ये हटेगा तो क्या देगा आपको? N2/521 बराबर, ये जो कांस्टेंट है दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ध्यान रखना है इस बात को। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ये रिजल्ट तो याद रखना, कभी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का काम आएगा। तो आपको क्या मिलेगा? N2d 5/d21 m बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, di/dt। यू शुड हैव ऑलवेज रिमेंबर दिस रिलेशन टू। अब तुमसे ये पूछ लेगा कि ये है क्या? दिस इज योर इंड्यूस ईएमएफ। किसमें? इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल 2 या फिर सेकेंडरी। कितना होगा इंड्यूस ईएमएफ? E बराबर m del I/del t, अगर एवरेज के टर्म में बोला जाए, या फिर इंस्टेंटेनियस के टर्म में बोलेगा m di/dt। यस, आई रिवाइज्ड ईच एंड एवरीथिंग।
जस्ट लुक एट दिस, हाउ टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग, देन यू गो विद द प्रॉब्लम. अब तुम सवाल के साथ चलो. सो फर्स्ट रिवाइज ईच एंड एवरी कंसेप्ट फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस. हो सकता है बहुत लोग बहुत कुछ जानते हो सकता है कोई कुछ ना जानता, हो सकता है कोई नोविस हो सकता है कोई बहुत ब्रिलियंट हो. मुझे सबके साथ चलना है. हो सकता है ब्रिलियंट वाले ने कुछ सीखा हो, नोविस वाले ने तो बहुत कुछ सीखा होगा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नाउ एंड जस्ट रीड द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन हैज सेइंग दिस वन. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. प्लीज रिमेंबर दिस वन. सारे सेशन देखो, भगवान कसम अगर तुमने देख लिया 2 महीने साथ में 150 पार करवा दूंगा गिरी से गिरी हालत में. नाउ 1 वोल्ट बनना है सेकेंडरी कॉइल में, मतलब जो इंड्यूस ईएमएफ आया है वो कितना बना है नेट, ये 1 बना है m, और ये डेल आई बाई डेल टी कितना है नोटिस करो. 422 माइनस साइन लगाना भूल भी नहीं जाना. तो कितना चेंज आ रहा है 2/1. सो देयरफॉर m बराबर कितना आ गया 2. चेंज ना डेल्टा आई बाई टी. फाइनल माइनस इनिशियल 4 - 2 एंड इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं. माइनस साइन भी ध्यान रखना, यहाँ पर रखना होता है. क्यों? क्योंकि हमें माइनस साइन लेंस लॉ बताता है कि हमें यहाँ पर पोटेंशियल ऐसा दिखाना है कि इसका अपोज करे. तो मान लो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये लेंस लॉ बताएगा. अब जब लेंस लॉ पे सवाल कहीं आएगा तो मैं उस पर डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा आपको. तो कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चा आपके पास? आंसर इज 2 है. सही किया? कहाँ क्या गलती कर दी क्या? अरे हाँ सॉरी 2 नहीं होगा. लुक एट दिस. सो m बराबर 1/2. अब हमें याद नहीं रहता ना, रट के तो आते नहीं है. तो कितना हो गया बच्चा 0.5. ये होगा सेकंड वाले से करेक्ट. कैसा लगा बच्चा? क्लियर हुआ कि नहीं? दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो आप ये दो जो ब्रैकेट में करें दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब फ्लक्स देगा म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछेगा तो आसान है. जब इंड्यूस ईएमएफ देगा तब ये फॉर्मूला लगाना होगा. ये 2 फॉर्मूले, आपको 3 फॉर्मूले ध्यान रखना है. दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट सेकेंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. If the distance between 2 coaxial coil is increased, then mutual inductance of the pair कितना होगा? है ना? देखो अब तुमने खुद देखा यहाँ पर, मैंने अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट सिखाया भी था. अब यही वापस आ जाओ तो नोटिस करो क्या बोला. देखो अब मुझे फायदा मिला. मैंने कंसेप्ट सीखा तो मैं इसको अपना अप्लाई कर सकता हूँ. कह रहा है अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 कोएक्सियल इज इंक्रीज देन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द कॉइल कितना होगा. अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो कैसे इफेक्ट पड़ेगा आपको पता है. ये मैंने सबको समझाया. म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? ये डिस्टेंस बढ़ाने से आई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डज नॉट चेंज. N2 में नंबर ऑफ टर्न्स पे फर्क क्या? नहीं भाई सर डिस्टेंस बढ़ाने थोड़ी कम घट जाएगा. φ2 में देखते हैं. φ2 में क्या आया है? ये BS थीटा. थीटा भी फिक्स, एक्स भी फिक्स, नीचे नहीं. कुल मिलाकर B का चेंज आएगा. अब आप दूर जाओगे तो B के स्ट्रेंथ घटेगी ना भाई. B का करके तुमने पढ़ा होगा एक्सिस के फॉर्मूला, तो म्यू नॉट I/2 x² + r² की पावर 3/2. एंड फॉर आवर कंसिडरेशन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारा कॉइल जो है, सॉरी यही फॉर्मूला था ना, x बराबर 0. ठीक है. तो ये है हमारा कॉइल के थ्रू फील्ड बनना एक्सिस. तो जितना दूर ये जाएगा, जितना आप x बढ़ाओगे B घटेगा तो फाई घटेगा तो m भी घटेगा. कैसा लगा बच्चा? दिस इज हाउ टू रिमेमराइज. कैसे याद करना है आपको, क्या बताया है भाई. तो कुल मिला के हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. हो मा गुड टू लव. क्या बात है भाई. देखा मेरा फायदा. मैंने इसको कंप्लीट किया तो मेरे 2 सवाल झट से लग गए एकदम तड़क्के से. अब इसको चाहो तो नोट करके लिख लो कैसे कैसे क्या हो रहा है. ठीक है ना? कुछ भी याद नहीं करना आपको. Question number 6. In electromagnetic induction, the induced charge does not depend on. Okay. अब ये तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट. देखो E बराबर क्या क्या पढ़े हो? -dφ/dt पढ़े हो. इंड्यूस चार्ज ना, तो इंड्यूस EMF है लाइक V, है ना. और इंड्यूस EMF मीन्स I/R लिख सकते हैं. R इज फॉर रेजिस्टेंस. इंड्यूस EMF विच मीन्स I into R लिख सकते हैं बिल्कुल. और फॉर आवर कंसिडरेशन जस्ट टेक अ पॉजिटिव. कैन वी राइट दिस वन? यस. इन केस ऑफ करंट व्हाट विल राइट? भाई नेट चार्ज बोला ना dq/dt किसी कॉइल से. तो मतलब कोई कॉइल है. अभी मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये. dφ/dt. सो dq was what? So net charge is del phi by r.
कोई पूछ सकता है तुमसे ये चीज़। देखो इसका कहने का मतलब ये है, सपोज यू हैव अ कॉइल लाइक दिस वन, यू हैव अ कॉइल एंड वी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिफॉर्म कुछ भी हो, और ऐसा सवाल आपने देखा होगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है ये। एंड सपोज you are just trying to rotate this coil about their axis, what will be happen? So इसमें सवाल ये आ सकता है कि नेट चार्ज इस कॉइल में कितना फ्लो हुआ। तो लुक एट दिस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो अगर 2 कूलम 2 सेकंड में हुआ तो 4 कूलम में 2 सेकंड ही होगा, वैल्यू फिक्स है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? चेंज इन फ्लक्स पे। सो दिस क्यू नेट इज नथिंग बट डेल फाई। डेल फाई मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, which is nothing but change, और change मतलब second, 6 का second option is the correct। अच्छा क्या बोला? not depend upon, okay, not depend, जिस पे निर्भर नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड तो कर रहा है और फ्लक्स पे भी कर रहा है, टाइम, हाँ थर्ड आंसर। मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन पूरा, नॉट डिपेंड बोल रहा है, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। मैंने लिख भी दिया और मैंने लिख कर मैंने ध्यान नहीं दिया। कैसा लगा बच्चा? एंड आई होप कि ये सवाल आपको सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो जस्ट राइट डाउन योर नोट्स, कभी भी सवाल ऐसा आता है इसको लिख लो, बहुत मजेदार आएगा। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन ऑफ सोलेनॉइड इज बिकम 4 टाइम्स, सोलेनॉइड पे मैंने बहुत बात की थी, चर्चा की थी पीसीटी के पेपर में, देखिए कभी मजा आ जाएगा। या अभी एफएसटी के पेपर हो तो उसमें सोलेनॉइड में मैंने बहुत बात की थी। इज बिकम 4 टाइम्स देन कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट देन सेल्फ इंडक्टेंस बिकम। देखो अगर एक सोलेनॉइड लेते हैं, और सोलेनॉइड कैसा ले रहे हैं हम लोग? लॉन्ग सोलेनॉइड ले रहे हैं। तो लॉन्ग सोलेनॉइड में जो करंट है और अंदर क्या बनेगा? एक यूनिफॉर्म फील्ड बनेगी, ठीक है। लुक एट दिस, अंदर क्या बनना है? B इज यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म कितना बनेगा? B बराबर म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई। व्हाट इज नेट फ्लक्स? फ्लक्स कैसे निकालेंगे भैया? अब रिलेशन पड़ा होगा एन फाई, खुद ही में सब कुछ कर रहा है ये। L बराबर एन फाई। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ बच्चा, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में, बाकी मुझे शौक नहीं है, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। N बाई एल अपॉन एन बाई, सॉरी आई है ना, हाँ, L इंटू आई। सो आई से क्या लिख दिया मैंने? ठीक है, N है ये, B कितना है? म्यू नॉट N इंटू एल इंटू एस अपॉन आई। सो आई कितना? म्यू नॉट आई हो गया, ठीक है। आई से आई कैंसिल और ये एल लेंथ हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एस बाई एल। सो लुक एट दिस फंक्शन। पहले ये आपको आना चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस निकालते कैसे? नेट फ्लक्स पर यूनिट करंट खत्म हो जाएगा, ये दिस इज योर करंट आई, है ना। और बी के फॉर्मूला क्या? बी एस का म्यू नॉट एन बाई एल, और एन से एन कैंसिल हो जाएगा, और एस एरिया वेक्टर, एरिया इज तुम्हारा एरिया है, जस्ट लाइक व्हाट द एरिया ऑफ लास्ट मिनट। नाउ लुक एट दिस फंक्शन, द फंक्शन बी इज डिपेंड्स ऑन, कह रहा कीप अदर फैक्टर्स इज फिक्स्ड, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहा है, एन स्क्वायर लाइक कीपिंग एल एंड एरिया वेक्टर शुड बी रिमेन कांस्टेंट, एस और एल फिक्स रखना है। देन सेल्फ इंडक्टेंस बिकम कितना हो जाएगा? इनिशियल वैल्यू। अगर तुमने 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है 4 एन स्क्वायर, तो बी डैश नथिंग बट 16 इंटू बी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, कितने टाइम्स हो जाएगा? 16 टाइम्स हो जाएगा। तो ये पहली बात तो आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर रिजल्ट याद नहीं है देन फाइनली दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। वही हम सोचो क्वेश्चन नंबर 8। लुक एट दिस, a wire PQ moving to the right on the metallic frame placed in uniform magnetic field in the region of M induce anti-clockwise current I, the magnetic field in the region कितना होगा? ये कंसेप्चुअल सवाल है, ये बहुत कंसेप्चुअल है। देखो अब देखो ध्यान से, बहुत नोटिस करना, इस क्वेश्चन में बहुत कंसेप्ट है बच्चा, लिटरली बहुत कंसेप्ट है। कैसे? लुक एट दिस, ये कह रहा है इस रॉड को आप राइट साइड ले जा रहे हो, ये बोल रहा है कि आपको राइट साइड लेके जाना ही आना है, ठीक है। और इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन ऑफ एम, और जिसकी वजह से इंड्यूस एंटी क्लॉकवाइज करंट बना आई, ठीक है।
ये देखिए ध्यान से। ओके, बड़ा तगड़ा सवाल है। अब इमेजिन करो आप V ले जा रहे हो, है ना, ध्यान से देखो, ये V है और करंट कैसा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। पहले जो जो दे रखा है ऐसे करो भाई, है कि नहीं, पक्का, ठीक। अब सवाल ये कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन ऑफ M, तो आप a wire PQ moving to the right on the metallic frame in uniform magnetic field in the region of M induce anti-clockwise current I, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन इन द M कितना होएगा। अगर नोटिस करने के बाद देखो, ये भाई साहब राइट साइड जा रहा है और करंट ये ऐसा बना रहा है। करंट तभी ऐसा बनेगा जब इसमें बैटरी ऐसे होगी, है कि नहीं, जाहिर सी बात है। इंड्यूस ईएमएफ की बैटरी कैसे बननी चाहिए, इंड्यूस ईएमएफ जो बनना चाहिए वो कुछ ऐसा, तभी तो करंट निकलेगा, इस तरह से फ्लो होगा। और ऐसा करने के लिए मैंने बताया था डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ तुम्हें अगर निकालना है तो बड़ा सिंपल है, V क्रॉस B। अगर V राइट साइड है, B अंदर की तरफ है, नोटिस करना, B किधर बचा, V राइट साइड है, B अंदर की तरफ है, तभी ये पॉसिबल है V क्रॉस B। और हमको इसकी वैल्यू को, और तभी तो ये भाई करंट ऐसा क्यों करना है, हमें लेंज लॉ पढ़ाता है माइनस d∅dt कि जो बढ़ रहा है उसका अपोज करना है। तो कहीं ना कहीं आप करंट इंड्यूस ईएमएफ ऐसा दे रहे होंगे तो आपका B अंदर की तरफ होना चाहिए, तभी ये V क्रॉस B ऐसे, फिर लोअर टर्मिनल फिर हाई टर्मिनल। मैंने क्या बोला, V क्रॉस B दिखाओ और फिर टर्मिनल बनाओ लोअर हाई, और आप कह रहे हो करंट एंटी क्लॉकवाइज। जाहिर सी बात एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर के रीजन में है और मुझे इसका अपोज करना है, तो जाहिर सी बात है करंट कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो आउटवर्ड बनाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। V राइट साइड ले गए जिसके वजह से कि इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। इंड्यूस ईएमएफ कितना बनेगा, V क्रॉस B, और शुड बी लाइक करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि हमें लेंस लॉ को फॉलो करना है। तभी तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, तभी तो ये चीजें सेट होगी, अदरवाइज सेट हो ही नहीं पाएंगे। तो कौन सा आंसर होगा बच्चा इसमें, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पॉइंटिंग अपवर्ड नहीं पॉइंटिंग डाउनवर्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यही सवाल क्लॉकवाइज होता तो क्वेश्चन डायरेक्शन बदल जाता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आपको चाहिए करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो जाहिर सी बात है V क्रॉस B अंदर लोअर हायर। अगर मैं आउटवर्ड रख दूंगा तो ये नीचे बन जाए, तो टर्मिनल ऐसे, तो करंट क्लॉकवाइज घूमेगा, और इनवर्ड हो तभी तो करंट इसका अपोज करेगा। ये भी कह सकते हो भाई करंट क्यों ऐसा कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमें जिसका अपोज करना है, फ्लक्स का, चेंज का अपोज करना है। हम ऐसे बढ़ेंगे तो फ्लक्स और बढ़ेगा, क्योंकि हमारा एरिया बढ़ रहा है, तो हमारा फ्लक्स जब बढ़ेगा तो उसको घटाने, करंट को उस डायरेक्शन में जाना चाहिए इसको घटाने के लिए, तो इस वजह से एंटी क्लॉकवाइज ये भी कह सकते हो, या फिर इन टर्म्स ऑफ दिस वन V क्रॉस B के टर्म में भी कह सकते हो। तो दिस आर वेरी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, बाकी बहुत कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन ससेसिबिलिटी एंड टेम्परेचर इज रॉन्ग। रॉन्ग बोला है, ठीक है, तो रॉन्ग है, तो ये तो करेक्ट है पैरामैग्नेटिक के लिए, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक के लिए भी करेक्टर सेट है। फर्स्ट या फोर्थ में कुछ होगा। अब आपको पता है नेगेटिव होता है ये, तो फिर फाइनली तो मेरा कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ। तो बच्चा ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा कि ससेसिबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। अगर ये याद नहीं करो तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो मैं बोलूँ तो पूरा पढ़ा दूँ आपको अच्छे से इसको, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं बच्चा, इसमें सिर्फ रॉन्ग करेक्ट। और करेक्ट बोलता है तो सेकंड इज फर्स्ट पीरियड का परफेक्ट करेक्ट है। ध्यान में आनी है, तो ससेसिबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बट निगेटिवली फाइन में, ध्यान रखते हैं इस बात को, ये हम लोग निगेटिव में लेना चाहिए बेटर पॉजिटिव। तो ये फोर्थ कहाँ है बच्चा, गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, a light rod of length 2 meters suspended from the ceiling of horizontal mean of 2 vertical wire of equal length, ठीक है, लेंथ दोनों की क्या है, इक्वल है। the wire double is hung by the rod is, ठीक है, the rod hangs by the means of steel wire of cross section area A, ठीक है, ये A1 दे रखा है, ये A2 दे रखा है, एंड ब्रास ऑफ इतना दे रखा है टू हैव इक्वल स्ट्रेस। देखो यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया ना, इक्वल स्ट्रेस, मतलब ये है कि जितना स्टील स्ट्रेस बना रहा है, स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब जो भी टेंशन फोर्स डेवलप किया है इसने, स्टील ने, जितना भी खिंचाव टेंशन बना है, टेंशन पर यूनिट एरिया, इसके थ्रू जो स्ट्रेस बनाया इसने इस वायर, इस रॉड पे, और अगर जितना टेंसाइल स्ट्रेन इस पे बनाया है, किसमें, सेकंड वाले में, F2 अपॉन A2, दे आर सेम। अब यहाँ पर रंग मॉडुलस था कंसेप्ट मत लाना,
y इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन, फिर सर ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों का यंग मॉडुलस अलग है, बिकॉज y डेल एल अपॉन एल, तो दोनों में चेंज जो आएगा ना वो कुछ ऐसा होगा कि प्रोडक्ट दोनों का सेम हो जाएगा। ओरिजिनल भले सेम है तो y हो सकता है अलग हो, बट डेल्टा एल भी अलग अलग हो, तो मल्टीप्लिकेशन अभी भी सेम है दोनों के लिए, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या हो जाएगा, T1 अपॉन A1 बराबर T2 अपॉन A2। ये इतना आसान सवाल है, लगने में देखने में लग रहा है कि बाप रे बाप निकलेगा नहीं निकलेगा, बट इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। तो A1 कितना है बच्चा आपके पास, A1 इज 0.1 और 0.2 है ना, सही है ना, 1/2। तो आंसर 4 इज द करेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये सिंपल है, कभी भी ये कंफ्यूज मत हो सर, दोनों का बल मॉडल्स तो यंग मॉडल्स तो अलग है, फिर कैसे स्ट्रेस सेम हो सकता है, बिकॉज स्ट्रेस डिफाइंड एज वाई टाइम्स स्ट्रेन। एंड हो क्या रहा है कि ये जो डेल अपॉन एल है ना, ओरिजिनल भले सेम है, बट दोनों का प्रोडक्ट अभी भी क्या है, मेंटेन रखा रहा है। हो सकता है इसका स्टील का मॉडल्स ज़्यादा हो तो इसका चेंज इन लेंथ कम हो सकता है इसका मॉडल्स कम हो तो बट इसका चेंज ज़्यादा हो, बट मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। लाइक y इक्वल टू 1/x, तो x y का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 ही रहेगा, तो कुछ ऐसा x और y कुछ भी रखो मल्टीप्लिकेशन 1 बनेगा, इस तरह से ये भी यहाँ पर मतलब है। तो डू नॉट कंफ्यूज विद द यंग मॉडुलस कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, भैया ये तो तुम्हें याद होना चाहिए कि कौन सा लिक्विड वेट नहीं करता है, मरकरी। अब आपको पता हो वेट की कंडीशन क्या होती है बच्चा, एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको पता होना चाहिए। अब नहीं पता है बउआ तो थोड़ा सा इसको देख लो, ये शेप होता है ना इस तरह से, दिस इज योर एंगल ऑफ कांटेक्ट, और ऑब्वियस सी बात है 90 से छोटा है तो ये वेट करेगा, और अगर 90 से बड़ा हो गया लाइक दिस वन, तो ये देखो ये एंगल थीटा, तब ये डज नॉट वेट। बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए कौन सा है, ये वाटर हो गया, गीला कर ही देता है, बट ये हमारा मरकरी है, तो थीटा कितनी वाली होनी चाहिए, 90 से बड़ी, तो डज नॉट वेट, वेट नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, लेवल का 4th, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात है बच्चा, इसमें से नॉट रॉकेट साइंस। लिक्विड राइज इन कैपेसिटी व्हेन द एंगल ऑफ कांटेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, तुमको इतना याद होना चाहिए कि अगर हम पानी, सॉरी कैपेसिटी दो शेप में डिस्कस के दिखेंगे आपको, एक कॉनकेव अप, एक कॉन्वेक्स डाउन, इस तरह से। अब नोटिस करने की बात ये है ना, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, इस प्रोसेस को ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसा कुछ रख रहे हैं पानी के अंदर, ये शेप देखिए, विद द शेप ऑफ लव ऑफ यू। अगर हमारा एंगल थीटा से 90 से छोटा है देन इट विल राइज क्योंकि लेट्स सपोज इस मॉडल पेपर ये है, आपको पता है हमारे पास एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, ये P डैश, अगर आपको एक्सेस प्रेशर निकालना था तो क्या था और जाहिर सी बात है सेम नंबर प्रेशर सेम होना चाहिए, तो इसको मेंटेन करने के लिए अलग से रिड्यूस वाटर आएगा फिर इसको राइज करेगा। भाई इतने अमाउंट का, भाई यहाँ इस साइड क्या है, P नॉट माइनस 2T/R का अमाउंट कम हो रहा है, इतना ही अमाउंट का लिक्विड राइज होगा, क्योंकि हमें इसे मेंटेन करना है भाई ना, इस सेम लेवल की चीज को मेंटेन रखना है हमें। यहाँ पर भी यार, यहाँ पर कितना है P नॉट, तो ये शायद कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि जब फाइनली इस तरह से हम लिक्विड राइज करेंगे चांसेस, तो कौन सा केस हो जाएगा बच्चा, एन एक्यूट एंगल, बिकॉज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो, आई डोंट नो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो ये P नॉट है, दैट इज आउटसाइड, माइनस 2T/R लेस है, तो उतना मेंटेन रखने के लिए भाई P नॉट लेवल हर जगह मेंटेन है, तो इतना एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर आएगा कि जिसकी वजह से ये प्लस 2T/R तक का राइजिंग, तभी H बराबर तुमने पढ़ा भी होगा कि कितना राइज होता है, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो दिस अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी इनटेक, तो सो दैट लिफ्टिंग, इस तरह से 90 डिग्री एक्यूट केस में, सॉरी लेस देन 90 तो ये राइज करेगा, ये ध्यान रखिएगा इस बात को बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13, लुक एट दिस, वाटर ड्रॉप, ठीक है, वाटर ड्रॉप दे रखा है, is divided into 8 equal droplet. The pressure difference between the inner and outer strip, this is called excess pressure। अभी तो बताया था ना कि हमारा इनर है और ये हमारा ये P1 and P2 का डिफरेंस दे रखा है 2T/R। अगर ये 100 बबल होता तो मैं इसको 4T बाई, क्योंकि दो सरफेस लिक्विड के हो गए, एंड हाँ ठीक है। अच्छा ये डिवाइड, अब इसको 8 पार्ट में ड्रॉप को डिवाइड किया है, ठीक है भाई, 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, ये रहा इतना, तो डिवाइड करने से क्या फायदा होगा भाई, ये 1 बना ही देते हैं, ले 8 ये बड़ा हुआ। अब ये स्मॉल r और r में रिलेशन क्या होगा, जाहिर सी बात है V यूनिफॉर्म होगा, वॉल्यूम थोड़ी बदल जाएगा, पूरे वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई r क्यूब बराबर 8 टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब,
ये कट गया, आर से बराबर कितना हो जाएगा 2r। ये लिखोगे नहीं लिखोगे, अब जाहिर सी बात है। अब कह रहा है तो इसमें प्रेशर कितना आएगा, P डैश बराबर 2T/r। हाँ हाँ, और बड़े वाला कितना था 2T/r। सो P और बिग वाला अपॉन स्मॉल लिख सकते हैं ना इस तरह से। तो कितना हो जाएगा, रेडियस है ना, रेडियस ऑफ स्मॉल अपॉन कैपिटल R। तो R कितना आया था बच्चा, R/2 आया था ना। हाँ, तो आई थिंक 1/2 हो जाएगा। तो बिग वाला जो है ना प्रेशर इनसाइड डिफरेंस जो है वो 0.5 टाइम्स स्मॉल के है। तो ये बड़ा आसान है, इसमें ऐसा रॉकेट साइंस तो था नहीं, इट्स वेरी सिंपल। हाँ, तो आई थिंक बी इज द करेक्ट, एक्यूरेटली 13 का बी मुझे लग रहा है, ठीक है ना। तो इट्स नॉट सो रॉकेट साइंस को आप आराम से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स स्पेस का फॉर्मूला क्या होता है और रिलेशन कैसे निकाले रेडियस का। जितना छोटा ड्रॉप उतना खतरनाक प्रेशर अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, डायमेंशन यहाँ से यहाँ कर दिया, द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म कितना होगा। लिखो कौन सा है, कौन सा बबल है पहले देख लिया करो भैया, हम अक्सर लिक्विड लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये सोप है, तो कितना मान के चलोगे 2 टाइम्स में 2 सरफेस लेके चलोगे। ये है था एरिया, आपने इसका एरिया इंक्रीज किया आपने। लेट्स सपोज ये इनिशियल था और ये आपका फाइनल हुआ है ना, आपने प्रेशर ये बनाया, फिर उसके बाद ये आपका इंक्रीज किया। लेट्स सपोज, और इस पूरी प्रक्रिया में पहले इनिशियल एरिया था, फिर आपको पढ़ाया गया कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या, इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करने के लिए या चेंज इन पोजीशन क्या था फॉर्मूला, T डेल्टा A, एंड शुड रिमेंबर 2 बिकॉज ऑफ सोप। और अगर ये लिक्विड होता तो आप सिर्फ 1, क्योंकि 2 सरफेस है यहाँ पर, एक अपवर्ड एक इनवर्ड, ठीक है ना, ध्यान रखिए, एक अपवर्ड एक नीचे, 2 सरफेस दिखते हैं आपको। अब नोटिस करो यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला पूछा है, तो 2 लिखा, T लिखा, A फाइनल माइनस A इनिशियल लिख सकते हैं। वर्क डन कितना दे रखा था आपको, 2 × 10 की पावर -4, 2 टेंशन, एरिया कितना है अभी फाइनल, तो ये कितना हो जाएगा 6 10 को 60, और ये कितना हो जाएगा 8 5 40 8 6 55 30 हो जाएगा 30, और किस सेंटीमीटर में ना 10 की पावर -4, तो ये 2 2 कट जाएगा और 3, तो आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 3.3 से यस, टी से तो टी निकाल सकते हो यहाँ से बच्चा। चेक कर लो, ठीक है, बाकी कोई करेक्शन तो नहीं है ना। हाँ ठीक है, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, ठीक ठीक, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सही है सही है, ठीक है, मस्त, मुझे मस्त माहौल में जीने दे, ठीक है सही है, बिकॉज 10 ही बचेगा, उस टाइम 30 है, और 10/30 की पॉसिबिलिटीज क्या लग रही है आपको, गुड गुड गुड, नहीं ठीक है, परफेक्ट, 3.3 × 10⁻², देख सकते हो 2 2 कैंसिल हो गया, 3 है वहाँ पर, और 1 10 × 10⁻² अपॉन 3। मैं बता दूं क्या, कुछ लोग कह रहे कैसे हो गया होगा, बाबा ये सब ना पूछा करो यार, 1/10 की पावर -1/3 है, और हम इसको भी लिख सकते हैं 10 × 10 की पावर -2/3, तो 10 की पावर ये करके कितना है 3.3, तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, सच रॉकेट साइंस नहीं। 15 देखिए, water rise to the height of 10 cm in capillary tubes and mercury fall to the depth of इतना in the same capillary tube, the density of the mercury इतना दे रखा है, and angle of contact इतना, the ratio of the surface tension of water and the liquid। आपको पता है ना प्योर वाटर कितना एंगल बनता है कांटेक्ट, 0। देखो ध्यान, सबसे पहले हम रिलेशन देख लेते हैं, क्या है रिलेशन। अब तुमको मैं एक चीज बता दूं, यहाँ ध्यान देखो, मैंने बताया था यहाँ पर वाटर राइज करता था, ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, एक हल्का सा रिवीजन हो जाएगा। ये जो शेप बनना है ना, ये इसका रेडियस है, ये ठीक है ना, ये दिस इज योर रेडियस आर, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, एंड दिस इज योर सिलेंडर विच हैव रेडियस स्मॉल आर। तो हम नोटिस करने वाली बात ये है कि ये स्मॉल आर है ना, ये भी कितना है स्मॉल आर, ये एंगल थीटा है। तुमको पता होना चाहिए एच जो हाइट राइज करता है वो कितना होता है, आपको पता है कि रो जी एच जो होगा एक्सेस प्रेशर किसके बराबर, 2T/r के बराबर होगा, सॉरी कैपिटल आर, आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ध्यान रखना।
ये रिलेशन तुम याद कर लो और यहीं से सारी चीज़ें आती है। H बराबर क्या हो जाएगा 2T बाई रो जी आर। ठीक है, R इज रेडियस, H इज द हाइट। एंड रिमेंबर वन थिंग, क्या ये सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इस R इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, एंड R इज रेडियस ऑफ कैपिलरी। अब रिलेशन कोई पूछेगा कैपिलरी रेडियस इसके बीच में कितना है 90 डिग्री, ये थीटा, ये टेंजेंट और ये भी 90 डिग्री, ये भी थीटा पर नहीं होता, कॉस थीटा बराबर R बाई कैपिटल R। तो ये रिलेशन ये भी है, ये किसके टर्म में है? मेनिस्कस के टर्म में है। और एक है 2T अपॉन कैपिटल आर, क्या लिखोगे रो जी आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। दिस इज द इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल के टर्म लिख सकते हो। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना, ध्यान रखना है कब किसके टर्म में यूज करना है। एंगल कॉन्टैक्ट बोले तो वो यूज करना, यहाँ पर कैपिटल आर रेडियस ऑफ मेनिस्कस से, ध्यान रखना, लोग कंफ्यूज होते हैं। और ये स्मॉल आर जो यहाँ रेडियस है वो रेडियस ऑफ कैपिलरी है, कैपिलरी का रेडियस जो है वो क्या हो ना, यहाँ पर शेप जो बनना है ना स्फेरिकल बॉल का, वो शेप का रेडियस आर है कैपिटल आर। तो ये चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ लोग कंफ्यूज है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर राइज इतना कर रहा है, डेप्थ मरकरी के लिए भी यही रहेगा, और इन द सेम कैपिलरी ट्यूब, तो सेम कैपिलरी ट्यूब तो रेडियस स्मॉल आर क्या होगा दोनों में सेम होगा, आर इज सेम। इफ द डेंसिटी ऑफ मरकरी दे रखा है एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी दे रखा है, द रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन फॉर द वाटर एंड द मरकरी पूछ रहा है। ठीक है, वाटर अपॉन क्या बोला उसने, टी वाटर एंड मरकरी, तो टी एम लिख सकते हैं इसको। अब नोटिस देखो, तो यहाँ पर H फैक्टर काम आएगा, आपके डेंसिटी काम आएगा, और R काम आएगा, थीटा, बाकी तो कांस्टेंट है। तो मैं अपन क्या लिख सकता हूँ, मैं H वाटर R W, और यहाँ पर जैसे H M मरकरी, हाइट ऑफ मरकरी, रेडियस, सॉरी R भी तो कांस्टेंट होगा, तो कौन कौन सा फैक्टर, रो जी लेके चलना ना, सॉरी R तो सेम है दोनों के लिए ना, R सेम होगा। अपन थोड़ा सा कुछ मसाला बनाएगा, टी का क्या, टी डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H रो अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ये लिख सकते हैं, बिकॉज R इज यूनिफॉर्म, R इज कॉन्स्टेंट, बिकॉज ये तो रेडियस ऑफ कैपिलरी की बात हो रहा है। तो H W रो W कॉस थीटा W कॉन्टेंट ऑफ एंगल। अब ये M की बात करेगा तो यही लिखेंगे हम लोग क्या, H हाइट ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी, कॉस थीटा ऑफ मरकरी। क्या सवाल, ये रहा भैया इक्वेशन, इसको पहले तुम लिख लो बाप रे बाप, इस तरीके से लिखो पहले आप इसको, क्योंकि हमें सरफेस टेंशन को रिलेट करना है विद डेंसिटी और थीटा का, इसलिए मुझे ऐसा वाले जाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो ध्यान से, हाइट ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, ये कितना दे रखा है, अब तुम्हें सब रखना पड़ेगा। अब इतना हाइट ऑफ वाटर 10, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होगा 1, और कॉस थीटा कितना होगा, कॉस 0, भाई आपको पता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 बनता है। मरकरी कितना दिया था 135, हाइट कितना दिया था मरकरी का, बड़ा खतरनाक सवाल है ये, 3.24, और डेंसिटी कितना दे रखा है, डेंसिटी कितना दे रखा है भैया, अच्छा सॉरी 3.24, हाँ 13.6। अब इसको सॉल्व करो बच्चा, करना तो चाहिए आपको, क्योंकि cos 0 is 1, cos 1/√2। सॉल्व करो भैया, कितना आएगा आंसर, आई थिंक ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 1/√2 हो जाएगा। अब इतनी पकड़ तुमको कैलकुलेशन में रखनी पड़ेगी, इसको सॉल्व करो तो आई थिंक 1:1 6.8 आना चाहिए। आई हैड कैलकुलेटेड दिस वन, तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चा, तो ये था कंसेप्ट, इसमें यही काम करेगा। 6.5, हाँ सॉरी 6.8 लिख दिया मैंने, 6.5 आएगा सॉल्व करने पे, इसको देखना ध्यान से, मैंने ये 6 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली मेरा आया था। एंड दिस इज हाउ टू रिलेट दिस वन, कैसे रिलेट करना है, तो कौन सा आंसर होगा बच्चा 6.5, कहाँ गो, हाँ ये रहा। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड था बच्चा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन रखना है, वो थोड़ा सा भी गलती वो पूरा गलत हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन मेंटेन रखना बस, और कुछ नहीं। हाँ, अ लोड ऑफ 25 kg अप्लाइड ऑन दी, कहाँ लिखा गया है, ऑन दी वायर ऑफ डायमीटर इतना, ड्यू टू विच इस लेंथ इंक्रीजेज इतना। ठीक है, तो ये तो थोड़ा बेसिक फॉर्मूले पे ही है, मान लेते हैं मेरे पास एक लोड लगा, ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, यंग मॉडुलस, तो स्ट्रेस बराबर क्या है, गामा टाइम स्ट्रेन है हमारे पास, और स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, डेल एल अपॉन इनिशियल लेंथ, एफ कितना है आपके पास,
हाँ 25 इंटू 10 एम इंटू जी, एरिया कितना लिखोगे पाई, ये सब तो भर भर के कैलकुलेशन है इसमें, तो -4 एरिया पाई आर स्क्वायर, सॉरी तो हाँ रेडियस कितना हो 0.2 हो जाएगा सॉरी। तो और आगे y चेंज इन लेंथ कितना आया है 100 से 2 102 हुआ, 2 हुआ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना था 100, इसको सॉल्व करो भैया, लो फिर से आ गया आई थिंक। तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चा 25 इंटू 10 इंटू 100 अपॉन 3.14 0.4 इंटू 10 की पावर -4। तो मैं सॉल्व करूं क्या, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, देखो मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, एक सेकेंड में बता रहा हूँ कितना आंसर होगा इसका। वेट अ मिनट 10 to 25 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3.14 पॉइंट, कौन सा आंसर 3.9 समथिंग आ रहा है। अच्छा जी की वैल्यू 9.8 लेनी पड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली, हाँ इसको 9.8 लेना जी की वैल्यू बच्चा, दिक्कत वही है नहीं सर 3.9, हाँ 3.9 ये हो रहा है, और कन्वर्ट कर लेना थोड़ा सा भी, हाँ नहीं ठीक है 3.95 परफेक्ट। बी तो कैलकुलेशन है बच्चा, इसमें थोड़ा कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है बाबा प्लीज़, ये थोड़ा m इंटू जी की जगह पे 9.8 लिखना क्योंकि एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है। फिर ये सब सवाल तो फॉर्मूला बेस्ड है बच्चा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आप तो एकदम बेझिझक रहो। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, द मिनिमम लेंथ ऑफ द वायर फॉर विच इट ब्रेक्स अंडर इट्स ओन वेट कितना हो जाएगा। ध्यान से देखो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क है क्या, ये चैप्टर में तो एक ही फॉर्मूला लगता है, हर जगह एक ही चीज लगाना पड़ता है बार बार, ऐसा कुछ है भी नहीं इसमें। कैलकुलेटिव बहुत है यार ये, जो कहो कैलकुलेशन बहुत तगड़ा रखना है बच्चा। स्ट्रेस क्या बोल रहा है, स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है 10 की पावर 9 था, और फोर्स क्या होता है m इंटू जी होता है इंटू ए, एम की जगह भी क्या लिख सकते हो रो इंटू वी लिख सकते हैं ना, डेंसिटी पूछा ना, डेंसिटी दे रखा है इसलिए हमको ऐसा रखना पड़ रहा है, और वॉल्यूम जगह भी लिख सकते हो, इसका लेंथ ए एल मान लो, इसका ए मान लो, रो ए इंटू एल, ठीक है 10 की पावर रो ए इंटू एल इंटू जी बाई ए, ये कट गया है ना। सो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल की वैल्यू 10 की पावर 9, बड़ा कैलकुलेटिव है यार, कैलकुलेशन वैसे वही जान निकलती है। सॉल्व करा, कितना आ रहा है आंसर इसका 3.5, ठीक है हमें 10 दे दो, ठीक है 10 की पावर 8 4, हाँ हम बोलता है 3.4 भाई देखो ना 1 बाई कुछ नहीं किया ना, इसको मैंने L लिखा और 10/3 इसको दे दिया, तो 8 हो जाएगा 10 की पावर 4, तो सही है 3.4 10 की पावर 4 मीटर, ठीक है सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन है भैया, इसमें कुछ है ना कौनो दम हमने नहीं सब सवाल में, जिसमें दम था मैंने उसको डिटेल में बताया अच्छे से। द यंग मॉडुलस ऑफ द y इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्ट्रेस विच विल बी, ओके बेसिक फॉर्मूला क्या है बच्चा स्ट्रेस और स्ट्रेन का, गामा टाइम स्ट्रेन लिख सकते हैं है ना, और ये क्या हो सकता है डेल्टा एल बाई एल, और ये स्ट्रेस, ये बराबर कब होगा जब डेल्टा एल बराबर एल आ जाए, तभी तो कट के 1 हो जाएगा, स्ट्रेस बराबर स्ट्रेस बराबर यंग मॉडुलस हो जाएगा। नॉट चेंज इन लेंथ, तो कुछ लोग कहेंगे डेल्टा बराबर 0 रखोगे तब तो स्ट्रेस 0 हो जाएगा, गामा थोड़ी 0 होगा। डबल द स्ट्रेंथ लेंथ, ये क्या है आइए समझते हैं। लेट्स सपोज इनिशियल लेंथ एल था, आपने खींच खांच के डबल कर दिया, तो चेंज इन लेंथ कितना आया एल, और ओरिजिनल लेंथ कितना था एल, हाँ तो ये पॉसिबिलिटी ये 1 बन जाएगा, तो ये सेकंड इज द करेक्ट आंसर बच्चा, बढ़िया सवाल, क्योंकि चेंज इन लेंथ एल है और इनिशियल लेंथ भी एल एल करके कितना हो गया 1, सो स्ट्रेस इज नथिंग इक्वल टू वाई। 18 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ वायर डिक्रीज बाय 1% ऑन द लोड स्ट्रेन कितना होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं, आए बाप रे आज 4 क्लास हो गई मेरी। अब देखो ध्यान से, ये हमारा रॉड है, ठीक है भैया, हम क्या देखना चाह रहे हैं, क्या करें, इफ वायर ऑफ द लेंथ डिक्रीज, घटाया गया है 1% ऑन
लोडिंग 2 kg वेट, अच्छा ऊपर से रखा गया होगा इसको, ऐसा कुछ है, देख लो ध्यान से देख लो, ये ऐसा किया गया, हाँ ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये तो यार तुम्हारा ये चैप्टर जो है ना इलास्टिसिटी, बस 2 फॉर्मूला याद करो सब हो जाएगा। क्या बोला इसने, इसका लेंथ लोडिंग किया गया है, लीनियर स्ट्रेन पूछा गया है, ठीक है। स्ट्रेन क्या डिफाइंड है, डेल्टा स्ट्रेन अगर पूछा जाए डेल्टा एल अपॉन एल, है ना। सो 1% डिक्रीज किया गया और लोड किया गया हुआ, ठीक है भाई, मास 2 kg रखा गया हो, तो भाई 1% ऑफ एल कितना हो जाएगा डिक्रीज, तो 1/100 इंटू एल अपॉन एल कितना आ जाएगा 0.001, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। कुछ है ही नहीं यार भाई, चेंज इन लेंथ कितना बोला है इसने, 1% डिक्रीज करने के लिए बोला है, एल का 1% कितना होगा 1/100 इंटू एल, इतना बेसिक तो तुमको पता होना ही चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 20, अ स्फेरिकल बॉल इज कंप्रेस्ड बाई वॉल्यूम दे रखा है 0.01%, इसको परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अपॉन 100, व्हेन अ प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर, देखो एटमॉस्फेयर जब बोलेगा तो प्रेशर को तुम कन्वर्ट कर लेना 10⁵ पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, 10⁵ होता है ना, ये तो बात पता होनी चाहिए। व्हाट अबाउट बल्क मॉडुलस, देखो बल्क मॉडुलस पूछा, बल्क मॉडुलस तुम्हें देखो इतना अच्छा दिया है ना कि आपको पता है रिलेशन, माइनस साइन में नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। दिस इज फॉर द रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस पी एंड डेल्टा वी बाई वी। सो पी इज नथिंग बट व्हाट 100 इंटू 10⁵ एंड डेल्टा वी बाई वी इज 0.001/100 एंड फिर से कैलकुलेशन आ गया है, कुछ नहीं करना ही तो पड़ेगा, मरता क्या ना करता, 0.01 10⁻⁻2 -4 एंड दिस गिव्स यू 10⁻11 न्यूटन मीटर, हाँ न्यूटन पर मीटर क्यूब, बट द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा ना, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर होगा, सॉरी, ठीक है। बट व्हाट अबाउट आंसर देखो किसमें दे रखा है, अच्छा डाइन के टर्म में पूछा गया आपसे, सॉरी मीटर पर स्क्वायर होगा ना, हाँ उल्टा लिख दिया यहाँ पर, मीटर क्यूब, हाँ ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं सॉरी, हाँ सॉरी मीटर स्क्वायर। अब डाइन में कन्वर्ट करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डाइन सेंटीमीटर, ये बड़ा कन्वर्जन वाला खेल है भाई, थोड़ा ध्यान रखना, जरा हट के 10⁻12 होगा, हाँ न्यूटन मीटर पर सेकंड में ये आएगा, तो आंसर कौन सा, फर्स्ट इज द करेक्ट बच्चा। तो इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन से भरा हुआ है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। हाउ मच वर्क विल बी डन टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ सोप बबल, अब जैसे मैंने एक चीज पहले बता रखी थी ना, ये वाला सोप वाला, वार्डन का बेसिक फॉर्मूला क्या बताया 2T del A, फिर कैलकुलेशन आया होगा 3 into 10⁻, भाई कैलकुलेशन बहुत तगड़ी रखना बाबा, 4 पाई, है ना, स्फीयर है ना भाई, ध्यान रखना, स्फेरिकल बॉल रेडियस, स्फीयर का रेडियस कितना होता है, सॉरी स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr², रिमेंबर दिस थिंग, 4π मैं बाहर ले लेता हूँ, 4 into 3.14, एरिया कितना चेंज हो रहा है 2 से 5 सेंटीमीटर, तो 5² माइनस 2² इंटू 10⁻⁻4 कर भैया मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, ला अब सॉल्व करा इसको आराम से। अब मैं इसको कैलकुलेशन से चेक करूँगा, 50 25 में से 4 गया 21, ठीक है, मैं कैलकुलेटर उठा लूँ भैया, तो उससे एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। बाकी तुम लोग अपने पेन हाथ से करना, हमें एग्जाम नहीं तुम लोग को देना है, अब हम कैलकुलेशन थोड़ी सिखाएंगे तुम लोगों को कि नहीं सर सिखाओ, ये हो जाएगा इंटू 21, सो कितना आंसर, ठीक है 3. हाँ अप्रॉक्सीमेटली ऐसा सॉल्व हो रहा है बच्चा, 3.96 into 10⁻⁻4, ये आएगा सॉल्व करने पे, परफेक्ट। तो पूरा कैलकुलेटिव बेस्ड है बच्चा, और कुछ नहीं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, सो बबल है, हैज़ 2 सरफेस 2 डेल्टा TA लिख लेना है इसका, ठीक ना, भूलना मत, 2 डेल्टा TA है। कैलकुलेट करने के बाद भाई इतना अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है मेरा, तो 3 पॉइंट समथिंग, तो मैं समझ गया कि इसका थर्ड ही आंसर होगा। बाकी तुम अपने हाथ से करना, मोबाइल से मत करना। The excess pressure inside the spherical drop of water is 4 times that of another drop. Then their respective mass ratio कितना होगा? Oh my good true love. 2 स्फीयर है, वाटर के हैं भैया, और एक्सेस प्रेशर दे रखा है। सपोज को इसका रेडियस कितना माना हम लोगों ने R1 और इसका रेडियस R2,
ठीक है, एक्सेस प्रेशर P1 इज 4 टाइम्स ऑफ P2। देखते रहना क्या लिखा जा रहा है। आसान चैप्टर है यार सच में, इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, कोई कंसेप्ट नहीं है। 4T अपॉन R2, 2T कैंसिल हो गया, रिलेशन क्या आएगा, R2 बराबर 4R1। ठीक है, ये लिखा है नहीं लिखा इस तरह से, R2 जो 4 गुना ये हो गया। अब कह रहा है तेरे मासेस के बारे में पूछ रहा है, तो वाटर की डेंसिटी रो तो सेम होगी, मास क्या होता है, डेंसिटी पर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो M1 अपॉन M2 बराबर V1 अपॉन V2, वॉल्यूम हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये कितना 4/3 कैंसिल हो गया, 1/R³ अपॉन R2³। ठीक है ठीक है, R1³ सॉरी, हाँ वही कितना दे रखा था। अब तो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। 64 R1 का क्यूब 1:64, ये आंसर होना चाहिए। तो ये पूरा कैलकुलेशन देखो, तुम्हारे लिए मोहब्बत में हम कर रहे हैं। कैलकुलेशन हमको करना बिल्कुल पसंद नहीं, भगवान का मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसको तुम मुझे कमज़ोरी समझो, चाहे मेरे को वीक समझो, ऐसा मत समझो। मुझे जो मैथ्स आती है वो आप सोच नहीं सकते। दिस इज अ बेसिक मैथमेटिक्स, बचपन में बहुत मार खाया है। ये ख़राब पता कैसे हुआ, जब इंजीनियरिंग करने लगे ना, तब उसमें हम लोग छोटे छोटे कैलकुलेशन भी एडवांस कैलकुलेटर से करने लगे, 2+3। आप ऐसा मत करिए, आप डॉक्टर साहब, आपको सिर्फ पैसा ही गिनना है, तो अभी से हाथ और थूक दोनों मजबूत रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। Water rises in the capillary tube to the height 2 cm in another tube whose radius is 1/3 of it, and how much water is rise? And I just look at this, I had derived this relation very well. कहाँ गया, मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मुझे डेरिवेशन ये रहा। क्या रिलेशन है, H और रेडियस ना, ये है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओ माँ गुड टू लव, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, अनदर रेडियस। ठीक है, अब भाई दो कैपिटल लिया गया है, H1 R1 बराबर H2 R2, ये लिख सकते हो। दो अलग कैपिलरी ट्यूब लिया है और रिलेशन चेक करने के लिए बोलेगा। तो H1 कितना था, 2 था, इस रेडियस का R मान लो, और ये क्या बोल रहा है, 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, H2 बराबर 6। बड़ा प्यारा चैप्टर था यार ये तो ये बहुआ मेरा सफ़र था 1 से लेके 23 तक का, जो मैंने कवर किया आपकी मोहब्बत में। और नोटिस करने वाली बात ये है, जो मैंने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये सिखाया ना, इस पे बहुत काम करना है यार। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ इंपॉर्टेंट लगा मैंने उसकी इंपॉर्टेंस दिखाई, बाकी जहाँ लगा कि इंपॉर्टेंस था ही नहीं, फॉर्मूला बेस्ड था, मैंने आपको उसको उस हिसाब से समझाने की कोशिश की है। तो अब जो भी कंसेप्ट है, ये लिक्विड वाले जो छोटे छोटे कंसेप्ट देखा आपने, इसको बेहतरीन तरीके से कवर कर लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। अब आने वाले सेशन में हमारे शिवम सर आएंगे, बहुत धमाकेदार सेशन करेंगे। प्लीज़ मेरे सारे सेशन देखो, स्पेशली FST ज़रूर देखो, मेरी बात मानो। और ऑल इंडिया वाले बच्चों का तो सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो अब आप FST पे ध्यान दीजिए। और जो FST के 2 पेपर है 35, 36 जो मैंने डिस्कस किया, देखो उस वीडियो को, पागल हो जाओगे। चलो बच्चा, मिलते हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24, और बच्चे इसके पहले के क्वेश्चन कैफी सर ने डिस्कस किए हैं। चलिए हम लोग जो बचे हुए फिजिक्स के क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है कि अ वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर इज इंक्रीज्ड इन द लेंथ बाय 0.1%। द टेंशन प्रोड्यूस्ड इज 1000 न्यूटन दे रखा है। आपसे यंग मॉडुलस पूछा हुआ है। तो बच्चे यंग मॉडुलस क्या होता है, इट इज नथिंग बट, ये होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, तो आपको दे रखा है लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 0.1%। इसका मतलब है कि ये आपको दे रखा है डेल्टा L अपॉन L इक्वल्स टू 0.1, मतलब ये हो जाएगा आपका कितना, 100। इसको आप लिख सकते हो 0.1 अपॉन क्या हो जाएगा, 100। स्ट्रेस यहां पे जरा ध्यान से देखो, तो स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन हमको पता है ये दे रखा है 0.1, इस 100 को लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका ऊपर। बस यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यूज को यूज कर लेना है। तो y इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ये फोर्स दे रखा है 1000, तो 10⁻³ इंटू इसे लिख लो 10⁻²। एरिया दे रखा है ये कितना है आपका 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा 0.1। यहाँ से 0 हटा दो, तो मतलब डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर बढ़ जाएगा। तो आपको जो y का वैल्यू देगा वो कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, और 6 कितना हो जाएगा 12। तो 10⁻12 ये देगा आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको पहला ही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, सही मिल जाएगा, मतलब 10⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बच्चे आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 24 का फर्स्ट ऑप्शन बच्चे आपका करेक्ट होगा। 25 कह रहा था स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ ए वायर ऑफ द टू मटेरियल A and B आर शोन इन फिगर।
कह रहा है इफ वाई ए एंड वाई बी आर द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। देखो y और yb में आपसे पूछा हुआ है और स्ट्रेस और स्ट्रेन का यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। अच्छा, आप जानते हो कि यंग मॉडुलस होता है क्या? इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रेस मतलब वर्टिकल, स्ट्रेन मतलब क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। तो आपका स्लोप क्या होता है? चेंज इन वर्टिकल टू चेंज इन हॉरिजॉन्टल। तो बेसिकली यहाँ पे जो यंग मॉडुलस देगा वो क्या देगा? आपको स्लोप देगा। तो अगर हम बोले यहाँ पे तो ए के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो जो ए के लिए स्लोप है बच्चे वो कितना हो जाएगा? ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री और बी के लिए क्या है बच्चे? आपका 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y होता क्या है आपका? स्ट्रेस बेसिकली अपॉन ये क्या होगा आपका? स्ट्रेन। और इवेंचुअली हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज द स्लोप, क्या होगा आपका? स्लोप ऑफ द कर्व फॉर द पर्टिकुलर ग्राफ। तो पहले लिख लो ए के लिए, तो वाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? tan 60 होगा। अब वाई बी को अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आपको दे देगा tan 30। बस दोनों को डिवाइड कर दो तो देखो यहाँ से क्या होगा? वाई ए अपॉन वाई बी इक्वल्स टू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल्स टू ये क्या दे देगा आपको? tan 60 अपॉन क्या देगा आपको? tan 30। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाई ए अपॉन वाई बी, यहाँ पे tan 60 का वैल्यू होता है √3 और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ये √3 चला जाएगा आपका ऊपर, तो ये वाई ए अपॉन वाई बी इक्वल्स टू क्या देगा आपको? 3/1। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ तो वाई ए इक्वल्स टू क्या देगा यहाँ पे? 3 टाइम्स ऑफ वाई बी। ये आ जाएगा आपका यंग मॉडुलस ऑफ ए एंड विद कंपेयर टू यंग मॉडुलस ऑफ बी। मतलब ये रिलेशन देगा आपको वाई ए इक्वल्स टू 3yb। तो देखो जरा कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो चौथा ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका फोर्थ ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है, ये नो एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है। द शेप ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप इज डिटरमाइंड बाय। देखिए लिक्विड ड्रॉप की बच्चे टेंडेंसी क्या होती है कि लो सरफेस एरिया को गेन करना, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं बच्चे सरफेस टेंशन, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका? सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड होता है। तो बेसिकली इसका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। डेंसिटी, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बच्चा क्या होता है? एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है, जो कब लगता है? जब आपका फ्लूइड मूव कर रहा होता है तब आपका एक्ट करता है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ एयर ओनली। तो बच्चे आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसका क्या होगा? आपका पहला ही होगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड एल इज डिप्ड इन अ लिक्विड ऑन टेकिंग आउट अ मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड। एक मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या हो? ये फॉर्म हो जाएगी। कह रहा है कि इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज टी, आपको सरफेस टेंशन दे रखा है क्या हो? टी हो, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेम विल बी। देखिए अगर हम लोग सरफेस टेंशन की बात करें तो ये होता क्या है? इट इज नथिंग बट ये होता है आपका F/2L। ये होता है आपका सरफेस टेंशन का बेसिक फार्मूला। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है आपका। तो जब अब हम स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर में जो आपका टोटल लेंथ होगा, देखिए अगर ये साइड क्या है अब आपकी L है, ये साइड L हो गई, दिस साइड इज L, L, L। तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 4L हो जाएगा। तो ये क्या देगा आपको? F/4L। तो यहाँ से फोर्स पूछा है तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये देगा आपको S/4L। ये आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? एक मेम्ब्रेन बन रही है, तो ऑब्वियस सी बात है मेम्ब्रेन में तो उसमें क्या होंगे बच्चे? 2 लेयर होंगे। तो 2 लेयर पे मतलब एक पे फोर्स आपका ये लग रहा है, तो जब 2 के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2। अच्छा S का वैल्यू दे रखा है आपको, ये T टेंशन दे रखा है। सरफेस टेंशन क्या है आपका? T। तो यहाँ पे रख जाओ 2 इंटू क्या हो जाएगा? T इंटू क्या आ जाएगा आपका? 4L। तो बेसिकली जो आपको रिक्वायर्ड फोर्स होगा वो कितना होगा? 8TL। यही होगा बच्चे आपका द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेम, मतलब 8TL आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद द टेम्परेचर। देखिए सरफेस टेंशन आपका टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, यहां पे आपको ये बताना है। अब कह रहा है कि ओवर स्मॉल टेम्परेचर रेंजेस फॉर वाटर। देखिए अगर आप क्या करते हो, मतलब हम लोग किसी पर्टिकुलर अगर लिक्विड को बच्चे क्या करेंगे? हीट अप करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका जो सरफेस टेंशन होता है बच्चे वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है? आपका डिक्रीज होता है। तो अगर हम इसको एक फॉर्मुलेशन में लिखें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज S इक्वल्स टू, ये होता है आपका S0 1 माइनस का अल्फा डेल्टा T।
ये कुछ हम लोग लिखते हैं जब टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करते हैं, S इक्वल्स टू एस नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सरफेस टेंशन क्या हो रही है बच्चे, आपकी डिक्रीज होगी। तो जब डिक्रीज होगी, और ये जो जरा ग्राफ देखिए, ये ग्राफ बच्चे कैसा दे रहा है आपको, ये ग्राफ दे रहा है आपको लीनियर ग्राफ है, मतलब y इक्वल्स टू mx को सेटिस्फाई करेगा। तो लीनियर ग्राफ और कैसा बनेगा आपका, डिक्रीजिंग, लीनियर होगा और कैसा होगा आपका, डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ये बस दो बेसिक बातें समझ लो और फिर देख जाओ जरा आप ऑप्शन में। अब जरा देखो भैया, पहले ऑप्शन में तो ये कर पोर्शन दे रहा है, तो बच्चे ये तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरे को देखो, ये आपको डिक्रीजिंग भी दे रहा है और लीनियर भी दे रहा है, इसका मतलब बच्चे क्या होगा, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक ग्राफ क्या शो कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ सरफेस टेंशन आपका कांस्टेंट रह रहा है। तो भैया कांस्टेंट तो नहीं है, देख रहे हो आप, कांस्टेंट नहीं है, क्या है, वेरिएशन देगा वहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो कहीं से नहीं देगा, इसका मतलब ये भी क्या होगा आपका। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा आपका, सेकेंड ऑप्शन। देखिए 29 कह रहा है कि स्ट्रेस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। स्ट्रेस बच्चे क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जो कि बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेस क्या है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एंड द स्ट्रेस कैन नॉट बी असाइंड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्योंकि आप जानते हो कि एक आप पढ़ते हो कि आपका नॉर्मल स्ट्रेस भी होता है, दूसरा आप पढ़ते हो टेंजेंशियल स्ट्रेस भी होता है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस बच्चे क्या होता है, अच्छा नॉर्मल स्ट्रेस बच्चे क्या होता है, जैसे कोई भी आपका क्या है, रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे किसी वायर को आपने बांधा हुआ है, तो जो फोर्स आप क्या करते हो यहाँ पे अप्लाई करते हो, फोर्स इज पैरेलल टू द लेंथ बट इट इज अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो फोर्स होता है इसको बोलते हैं एफ परपेंडिकुलर। अब जरा यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम लोग क्या करें, एक टेंजेंशियल वाला केस कंसीडर कर लें, तो बच्चे ये क्या हो गया आपका, क्यूब हो गया। तो यहां पे हम अगर नीचे वाले फेस को फिक्स कर दें और ऊपर से एक फोर्स लगाएं, ऐसा फोर्स लगाएं जो कि क्या हो, सरफेस के पैरेलल हो, सरफेस के पैरेलल हो। यहां पे क्या था, सरफेस के परपेंडिकुलर था, और यहां क्या हो, सरफेस के पैरेलल हो। तो वहां पे क्या होता है आपका, टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से टेंजेंशियल स्ट्रेन भी आता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, द स्ट्रेस कैन नॉट बी असाइन्ड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो यही बच्चे आपका रीजन भी होगा, इसका मतलब रीजन भी करेक्ट क्या कर रहा है, रीजन को पर्टिकुलर असर्शन को स्पेसिफाई कर रहा है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। कह रहे थे यंग मॉडुलस एंड द शियर मॉडुलस आर रिलेवेंट ओनली फॉर द सॉलिड। अच्छा ये पीछे वाला केस ये भी आपने देखा था, यंग मॉडुलस मतलब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करते हैं, और शियर मॉडुलस में हम लोग क्या करते हैं, बेस को फिक्स करके ऊपर से हम फोर्स करते हैं, लगाते हैं। तो यहां पे मतलब क्या होगा, लीनियर की जब बात की जाए तब हम बात करते हैं क्या, यंग्स मॉडुलस। तो ऑब्वियस सी बात है आपका लिक्विड और गैसेस में लीनियर तो नहीं होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होता है आपका, सॉलिड्स के लिए होता है। और शेयर भी क्या होगा, अब देखिए अगर हम लोग शेयर में किसी लिक्विड को कंसीडर कर लें, तो लिक्विड का बेस कैसे फिक्स करोगे, लिक्विड का बेस फिक्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ये सॉलिड का ही केस है आपका एक। तो यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस दोनों क्या होंगे, आपके सॉलिड्स के लिए ही वैलिड होंगे। तो असर्शन बिल्कुल सही है, सॉलिड हैव द लेंथ एंड द शेप्स, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब याद रखिएगा कि जो आपका ये शेयर मॉडुलस होता है उसमें वॉल्यूम का चेंज नहीं होता है, लेकिन आपका क्या आता है, स्ट्रेस, फिर भी स्ट्रेन आता है स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लेंथ और शेप्स, ये बिल्कुल बात सही है, इसीलिए क्या होता है आपका शेयर मॉडुलस वैलिड है फॉर द सॉलिड्स ओनली। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन इज आल्सो करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। मतलब 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या आएगा आपका, पहला। In a wire of Young's modulus, by longitudinal strain X is produced, the value of the potential energy is stored in unit volume. In unit volume में आपसे एनर्जी पूछा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी डेंसिटी आपसे पूछी हुई है। तो बस बेसिकली हम अगर निकालें यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी, तो इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज नथिंग बट, ये क्या होता है, ये होता है बच्चे आपका हाफ, ये होगा आपका यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस इनटू क्या होता है आपका, स्ट्रेन, स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको आप सिंपल सी बात है ऐसे याद कर लो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, हाफ, ऐसे स्ट्रेस इनटू क्या होता है आपका, स्ट्रेन इनटू होता है वॉल्यूम। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, पर यूनिट वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ये क्या हो गया आपका, 1 हो जाएगा। अब स्ट्रेस को आप क्या लिख सकते हो, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन लिख सकते हो। तो जब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा।
तो यही बच्चे ये आपको रिजल्ट दे देगा क्या कि हाफ y इंटू क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेन का स्क्वायर। तो x आपको दे ही रखा है, x इज नथिंग बट इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ऑब्वियस सी बात है, जरा देखो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब हो जाएगा हाफ y इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब चौथा ऑप्शन इसका क्या होगा बच्चे आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं कि अ वायर एक्सटेंड बाय 1 सेंटीमीटर व्हेन सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड, कि सर्टेन फोर्स को क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है, तो वायर कितना एक्सटेंड किया है, 1 सेंटीमीटर बच्चे बढ़ा। कह रहे हैं कि डबल द फोर्स इज अप्लाइड टू द अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, दूसरे मटेरियल मतलब सेम मटेरियल है और दूसरे वायर पे डबल फोर्स अप्लाई किया गया, एंड लेंथ बट हाफ द रेडियस ऑफ प्रीवियस वन, सेम क्या है मटेरियल है और सेम लेंथ था, बट कह रहा है कि हाफ द रेडियस ऑफ द प्रीवियस वन, लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है वो कितना है उसका, प्रीवियस वन का हाफ है। आपसे पूछा है द एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द अनदर वायर। तो जरा हम लोग इसकी अगर बात करें तो ये कितना एक्सटेंड किया है, ये है अच्छा आपका 1 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो कि एक्चुअली होता क्या है, एलोंगेशन मतलब क्या हो जाएगा f अपॉन a, ये हो जाएगा स्मॉल l और ऊपर क्या चला जाएगा आपका कैपिटल, और यही होता है बच्चे आपका एलोंगेशन। चलिए इसको हम लोग डेल्टा l लिख लेते हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज एलोंगेशन। कितना खिंचाव हुआ है आपके तार में ये बताता है। तो अगर आप यहां से डेल्टा l को सॉल्व करोगे तो डेल्टा l इक्वल टू क्या लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट ये क्या दे देगा आपको f कैपिटल L अपॉन क्या देगा आपको y इंटू a, ये आपको वैल्यू दे देगा। तो अगर यहां से क्या करेंगे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, तो देखो भाई लिख लो जरा, मान लेते हैं कि ये पहले वायर में था आपका कुछ ऐसा L1, चूंकि सेम लेंथ है लेकिन आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जरा यहाँ पे पहले लिख जाओ कि डेल्टा L1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, दैट इज f L अपॉन क्या होगा, दैट इज ये होगा y एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पाई r स्क्वायर। मान लेते हैं r क्या होगा आपका रेडियस रहा होगा इनिशियल, ठीक है। अब इसे ही बच्चे आप लिख सकते हो दूसरे केस में, तो डेल्टा L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कह रहा है कि डबल द फोर्स, मतलब फोर्स को डबल कर दो। चलिए भाई डबल कर दिया हमने फोर्स को, लेंथ को सेम रखा, ओरिजिनल लेंथ आपका सेम है, y में कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि हाफ द रेडियस ऑफ द प्रीवियस वन, तो रेडियस को क्या किया गया है, हाफ कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। बस इसी को आपको सॉल्व कर जाना है। तो चलिए दोनों को एक काम करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इक्वल टू क्या देगा, ये हो जाएगा आपका FL अपॉन y टाइम्स पाई r स्क्वायर, और ये क्या दे देगा आपको y टाइम्स पाई, यहाँ पे आ जाएगा r/2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपको 2 टाइम्स ये आ जाएगा आपका FL, कुछ ऐसी वैल्यू दे देगा। अब वो इसको जब सॉल्व करेंगे तो y से y चला गया, पाई से पाई चला गया, ये अब ये r स्क्वायर से r स्क्वायर भी चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 2FL है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा 1/4। अच्छा यहाँ पे FL से FL भी चला जाएगा, तो डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1/8। अच्छा हमको निकालना क्या है, यहाँ से हमसे पूछा है कि एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द अनदर वायर, मतलब डेल्टा L2 चाहिए आपको, दैट इज 8 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा डेल्टा L1। तो 8 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा L1 आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻²। तो जब जहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.01, मतलब ये देगा 0.08 सेंटीमीटर। इतना एलोंगेशन होगा बच्चे आपका दूसरे वायर में। तो जरा देखो भाई, अच्छा सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया है अभी, ये क्या हुआ है 0.08 मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई 0.08 मीटर कोई ऑप्शन दे रहा है, तो 0.08 मीटर मतलब तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा 32 का। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33, कह रहे द शेप ऑफ द मेनिस्कस व्हेन द कांटेक्ट एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। कह रहे हैं कि जब कांटेक्ट एंगल क्या हो 90 डिग्री से ग्रेटर हो। चलो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, ये है आपका लिक्विड। अब देखो क्या होगा जब क्या हो, ये कोई कैपिलरी ट्यूब है, क्या है ये कैपिलरी ट्यूब। कह रहे कि इफ द कांटेक्ट एंगल बच्चे क्या हो आपका ग्रेटर हो। देखो कांटेक्ट एंगल बच्चे ग्रेटर कुछ इस केस में होता है, ये है ना, तो इसे ही आप बोलते हो क्या कांटेक्ट एंगल। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस सरफेस पे एक एंगल को ड्रॉ कर देते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। और ये जो एंगल होता है हमेशा लिक्विड के इनसाइड होता है, बस ये याद रखिएगा, कॉनकेव और आपका कॉन्वेक्स
मतलब क्या होगा, कॉन्वेक्स में क्या होता है आपका ग्रेटर देन 90 होता है और उसमें क्या होता है आपका लेसर देन, ठीक है। लेकिन ये जो एंगल होगा इट इज ऑलवेज इनसाइड द, हम लोग कहां से मेजर करेंगे, इनसाइड द लिक्विड से, ये हो जाएगा आपका थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है क्या दिखा रहा है, थीटा से ग्रेटर दिखा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉन्वेक्स। या चूंकि कॉन्वेक्स ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है तो कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड तो नहीं है लेकिन कॉनकेव इनवर्ड जरूर है। ये कॉनकेव क्या है आपका डाउनवर्ड, क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या दे रहा है, कॉनकेव इनवर्ड दे रहा है, ठीक है। या इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव डाउनवर्ड मतलब आपका सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट होगा। देखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस इज नोन एज, इसको हम बच्चे बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हो तो उसको बोलते हैं कोहेसिव, अगर क्या है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको बोलते हैं क्या, एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है। सरफेस टेंशन ऑलरेडी पता है कि ये इसमें नहीं होता बच्चे, और कांटेक्ट फोर्स अभी हम लोग पीछे डिस्कस करके आए हैं, ये बेसिकली आपका सॉलिड और लिक्विड के बीच का फोर्स होता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे, आपका पहला, फोर्स ऑफ एडेशन। देखिए कह रहे कि प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड, देखिए कह रहे प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इटसेल्फ। देखिए फ्लो ऑफ इटसेल्फ यहाँ पे बात हो रही है, तो अगर कोई ऐसा लिक्विड फ्लो हो रहा है तो लिक्विड की फ्लो होने में जो बच्चे लेयर के बीच में, देखो इसको अगर हम लोग लेयर से समझे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगता है, ये देखिए ये आपका कोई एक लिक्विड फ्लो हो रहा है और ये क्या है, लिक्विड्स की लेयर्स हैं। तो इन लिक्विड्स की लेयर के बीच में बच्चे एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग, विस्कस फोर्स। और इस विस्कस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब ये अपने फ्लो को बहने से ही रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं विस्कोसिटी बेसिकली। तो ये क्या होगा आपका, विस्कस फोर्स होगा। तो सरफेस टेंशन, बल्क मॉडुलस, विस्कोसिटी एंड, और अगर इस पर्टिकुलर फोर्स की बात, शियर मॉडुलस तो बच्चे हो ही नहीं सकता। तो देखो F इक्वल्स टू ये फोर्स कितना होता है आपका, दैट इज नथिंग बट 6 पाई नीटा आर बी, ये होता है आपका बेसिक, जहां पे नीटा क्या होता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो हमेशा अप्लाइड फोर्स से क्या होगा, आपका अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे, आपका तीसरा। चलो भाई देखो, कह रहा है कि रिलेटिव परमेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द म्यू आर, एंड कह रहा है द ससेप्टिबिलिटी इज डिनोटेड बाय द जाई, एंड फॉर मैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड कह रहा है कि देन फॉर अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। देखिए परमेबिलिटी बच्चे क्या होता है, अगर नॉर्मल परमेबिलिटी की बात करो तो बेसिकली ये होता है कि द एबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर मटेरियल टू होल्ड, अब मतलब वो कैसे कितना आपका मैग्नेटाइज हो सकता है उस फील्ड में, उसको हम बोलते हैं क्या बच्चे, परमेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी के बीच में बच्चे आपका एक रिलेशन होता है। अगर हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या होता है, दैट इज म्यू आर इक्वल्स टू होता है ये बच्चे आपका 1 प्लस जाई, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो आपका म्यू आर मतलब जो रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी होती है लगभग होती है बच्चे 1.007, ये होता है बच्चे आपका रिलेटिव परमेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका रिलेटिव परमेबिलिटी है वो ग्रेटर देन क्या दे रहा है, आपको 1 दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। अब अगर यहाँ पे यही वैल्यू रख जाओ तो देखो जाई का वैल्यू क्या दे देगा, जाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1 दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा 1.007 माइनस का 1, तो ये कुछ वैल्यू देगा आपको 0.007, जो कि आपका क्या होगा, 0 से तो ग्रेटर ही आएगा। बस आपको यही ऑप्शंस में देखना है कि आपका जो परमेबिलिटी है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 आएगा रिलेटिव परमेबिलिटी, और जो जाई का वैल्यू होगा वो क्या देगा आपका, ग्रेटर देन 0 देगा। तो देख लेते हैं भाई कौन सा ऑप्शन दे रहा है। पहले ऑप्शन में देखो लेसर देन 1 है, तो ये तो यहीं से चला गया। यहाँ पे भी लेसर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, लेकिन जाई आपका लेसर देन 0 दिखा रहा है, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। चौथे में देखिए क्या है, म्यू आर इज ग्रेटर देन 0 बट जाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0, तो चौथा ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायमैग्नेटिज्म, कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है। तो डायमैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें बच्चे तो ऐसे मटेरियल होते हैं कि जब हम इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से ये क्या हो जाते हैं, आपके मैग्नेटाइज हो जाते हैं,
और जो इनके मैग्नेटाइजेशन का बच्चे डायरेक्शन होता है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट क्या होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, ये बात आप समझिएगा। तो कह रहे हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर रिपेल्ड बाय अ बार मैग्नेट। तो चूंकि ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं तो क्या होंगे, बार मैग्नेट के द्वारा रिपेल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आपका पहला ऑप्शन तो क्या है, सही है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज स्मॉल। तो ये आपको पता ही है कि जो जाई होता है बच्चे वो क्या देता है आपको, स्मॉल होता है, और ये क्या होता है आपका नेगेटिव, क्योंकि ये लेसर देन क्या देता है आपको, 0 देता है। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ द डायमैग्नेटिज्म इज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बच्चे कुछ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका कुछ क्या होता है आपका रिलेशन नहीं होता है बेसिकली। और अगर हम लोग बात करें कि ऑरिजिन ऑफ द डायमैग्नेटिज्म, तो बच्चे स्पिन आपका स्पिन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, आपका रिलेट नहीं कर रहा है डायमैग्नेटिज्म से, तो तीसरा ही ऑप्शन क्या होगा बच्चे, इसका सही होगा। चौथा ऑप्शन भी देख लो, कह रहा है द मटेरियल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू द वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड में मूव क्या करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी बोला कि इनका जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटाइजेशन का, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो चौथा भी बच्चे क्या है आपका सही है। तो चूंकि रॉन्ग पूछा है हमसे, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही आ जाएगा। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा था गिवन फिगर रिप्रेजेंट अ मटेरियल विच इज अ। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये बेसिकली रिपेल कर रहा है, और अभी आपने सोचा यहाँ पे देखा है कि बार मैग्नेट क्या करता है, जब रिपेल करता है तो आपका जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है बच्चे, डायमैग्नेटिक। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो सब्सटेंस होगा वो क्या आएगा आपका, डायमैग्नेटिक। इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, सेकेंड। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा था कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हिच हैज हाई परमेबिलिटी। अच्छा, परमेबिलिटी और पहले जरा रिटेंटिविटी को समझ लेते हैं बच्चे, ये टर्म्स हैं क्या, परमेबिलिटी और रिटेंटिविटी। अगर हम बात करें यहाँ पे परमेबिलिटी की, तो परमेबिलिटी बच्चे वो एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की कि वहां पे कितनी ज्यादा आपके मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो सकता है आपका, पास कर सकता है, मतलब वहां पे कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। ये बच्चे एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं परमेबिलिटी। और रिटेंटिविटी का मतलब क्या है कि मैग्नेटिज्म को कितना होल्ड कर सकता है वो मटेरियल इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है बच्चे आपका रिटेंटिविटी। तो आप जानते हो कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बच्चे वो मैग्नेट होते हैं जो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करते हैं, आपके इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करते हैं। जैसे ही आप सर्किट में क्या करते हो, करंट को अप्लाई करते हो, तो करंट को अप्लाई करने से क्या होता है, वो सब्सटेंस आपके एज अ मैग्नेट बिहेव करते हैं। लेकिन इंस्टेंट अगर आप करंट को क्या करोगे, वहां से क्या करते हो, ऑफ करते हो, तो क्या होता है, तुरंत वो डीमैग्नेटाइज होते हैं। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो बहुत जल्दी क्या हो, आपका मैग्नेटाइज हो जाए और तुरंत क्या हो जाएगा, आपका डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो बेसिकली उसकी परमेबिलिटी तो हाई होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस क्या होंगे, पास होंगे, उतना ही वो क्या देगा आपको, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो हाई परमेबिलिटी होना चाहिए। अब जरा हम लोग बात करें रिटेंटिविटी की, तो रिटेंटिविटी आपने क्या देखा, इट इज द एबिलिटी टू होल्ड मैग्नेटिज्म इन इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है होल्ड बहुत कम होना चाहिए, तभी तो जब करंट क्या होगा आपका ऑफ होगा तो तुरंत ये क्या हो जाएगा आपका डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका हाई परमेबिलिटी और क्या देगा आपको, लो रिटेंटिविटी। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या देगा आपको, थर्ड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 नंबर कह रहा है द मटेरियल ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ये देखिए यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट की बात हो रही है। तो परमानेंट मैग्नेट मतलब क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि हाई रिटेंटिविटी होना चाहिए यहाँ पे और लो कोएर्सिविटी होना चाहिए। अगर हम बच्चे यहाँ पे रिटेंटिविटी तो हमने डिस्कस कर लिया है, अगर हम कोएर्सिविटी की बात करें तो बेसिकली क्या है, कोएर्सिविटी बच्चे क्या होता है यहाँ पे कि एबिलिटी टू रेजिस्ट डीमैग्नेटाइजेशन। यहाँ पे क्या है आपका एबिलिटी टू resist डीमैग्नेटाइजेशन इसको हम बोलते हैं बच्चे क्या, दैट इज कॉल्ड कोएर्सिविटी। ठीक है, तो देखो कह रहे हैं कि अगर कोई क्या है परमानेंट मैग्नेट है, तो परमानेंट मैग्नेट में क्या होना चाहिए, यहाँ पे हाई रिटेंटिविटी भी होनी चाहिए। रिटेंटिविटी ऑलरेडी हमने पीछे डिस्कस किया है कि वहां पे क्या कि मतलब वो कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड को होल्ड कर सकता है, और क्या होना चाहिए आपका हाई कोएर्सिविटी भी होना चाहिए कि जो एबिलिटी ऑफ रेजिस्ट मतलब क्या होना है, रेजिस्ट कोई किसी को क्या कर रहा है, रोक रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग बात करें
मैग्नेटिक फील्ड को क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइज होने से रोक रहा है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हाई रिटेंटिविटी और हाई कोएर्सिटिविटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन बच्चे हो जाएगा आपका फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डाया पैरा एंड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर दे रखा है कि एक्स डी एक्स पी और क्या है आपका एक्साई एफ है, तो रिस्पेक्टिवली देन, तो अगर हम लोग बात करें डाया मैग्नेटिज्म में तो आपकी जो परमेबिलिटी होती है वो निगेटिव होती है। आप अभी ये सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ये एक्साई इज ग्रेटर देन 0, ये क्या होता है आपका एक्साई इज ग्रेटर देन 1, और फेरोमैग्नेटिक की अगर हम बात करें तो ये मच मच ग्रेटर देन क्या होता है बच्चे आपका 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले आएगा आपका फेरोमैग्नेटिक, फिर आएगा आपका पैरोमैग्नेटिक, फिर आएगा आपका डायामैग्नेटिक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। अगर हम एक इनसाइड अ बार मैग्नेट की बात करें तो जरा देखो ध्यान से, तो यहां पे क्या होगा, ये मान लेते हैं कि नॉर्थ पोल है और ये क्या है बच्चे आपका साउथ पोल। तो जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस होती हैं बच्चे वो कुछ ऐसे जाती हैं, ये आपकी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस कुछ ऐसे जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट। ये याद रखिएगा, ये कहानी कहां की है, आउटसाइड द मैग्नेट। जबकि बच्चे जो इनसाइड होता है वो कहां से जाता है, आपका साउथ से नॉर्थ, मतलब साउथ पोल टू नॉर्थ पोल आपके क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार, आउटसाइड नहीं पूछा है आपसे, इनसाइड पूछा हुआ है, तो कहां से कहां हो जाएगा, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। मतलब पहला ही ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई मेड इनटू अ सर्कुलर रूप। कह रहे कि एक स्ट्रेट वायर था पहले, और इस स्ट्रेट वायर को बच्चे क्या किया गया है, मान लेते हैं इसका लेंथ है आपका स्मॉल एल। अब कह रहा है कि इसको एक सर्कुलर लूप में बच्चे क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो भाई चलो इसको सर्कुलर लूप में हमने चेंज कर लिया। अब देखो कह रहा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द लूप। अच्छा जरा देखो, तो इसका लेंथ तो बच्चे सेम रहेगा। अब मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो क्या है बच्चे आपका आर है, तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर होगा, जो इस लेंथ के बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, L इक्वल्स टू 2 पाई आर लिख सकते हो। तो यहां पे आपसे पूछा है कि लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा। तो देखो भाई यहां से आर का जरा हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट L अपॉन 2 पाई। अब जरा हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट आई एन ए। अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो आपका एक ही रहेगा, ए होता है, सॉरी यहाँ पे ए। तो बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे, आई इंटू क्या हो जाएगा आपका ए, और ए जो होता है दैट इज नथिंग बट क्या होगा, अब सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एम का वैल्यू। अब ये जो r का वैल्यू आपने यहां से कैलकुलेट किया है, इसको जरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर जाओ, तो आप m इक्वल टू क्या लिख सकते हो, i इंटू क्या हो जाएगा, पाई टाइम्स इंटू क्या होगा, l अपॉन ये देगा आपको 4 पाई स्क्वायर। तो एक पाई से पाई चला गया, यहां से अगर हम लोग l स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो कितना देगा, ये 4 पाई ये आ जाएगा आपका कैपिटल M अपॉन क्या देगा आपको i। तो यहां से हम लोग l को लिख सकते हैं, l का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, दैट इज L इक्वल टू क्या आएगा यहां से स्क्वायर रूट, ये आएगा आपका 4 पाई m अपॉन क्या आ जाएगा आपका i, ये दे देगा आपको L का वैल्यू। L इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई m अपॉन i, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा बच्चे आपका पहला। देखिए कह रहा है कि ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप की बात हो रही है यहाँ पे, एंड द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। देखो भैया सेंटर ऑफ द लूप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब सेंटर ऑफ द लूप क्या होगा, आप जानते हो कि B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू क्या होता है आपका 4 पाई आर इंटू क्या होता है पाई, तो एंगल कितना सब्सटेंड करेगा 2 पाई, तो पाई से पाई चला गया, यहाँ पे कितना बचा आपका 2, तो B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा आपका 2r। ये सिंपल सी बात है। अब आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा हुआ है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चे क्या होगा, दैट इज देखिए यहाँ पे चूंकि आपका रेडियस कैपिटल आर दे रखा है, तो आप भी इसको कैपिटल आर ही कंसीडर करिएगा। चलिए हम भी कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे कैपिटल आर, ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर। तो मैग्नेटिक मूवमेंट आप जानते हो क्या होता है, आई इंटू ए, अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन सॉल्व करा है, तो आई आपका एज इट इज, एरिया क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। एक काम कर लो, आई का वैल्यू यहां से निकाल लो, जब आप आई को यहां से सॉल्व करोगे तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देगा आपको b इंटू आ जाएगा आपका 2r अपॉन क्या देगा आपको म्यू नॉट। तो जरा यहां पे रख जाओ, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस विल गिव यू 2 पाई b, ये क्या हो जाएगा आपका पाई टाइम्स r स्क्वायर, और साथ में क्या रहेगा यहाँ पे
म्यू नॉट। अच्छा यहाँ पे आई की जगह क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या देगा, बी इंटू 2r है, ये एक्चुअली ये r दे रखा है, ये r होगा यहाँ पे, ठीक है। b इंटू क्या होगा आपका 2r b पाई r स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपको म्यू नॉट। एक काम करो जरा यहाँ पे लिख जाओ, तो ये क्या देगा 2 पाई b r क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा आपका म्यू नॉट, 2 पाई b r क्यूब अपॉन क्या दे देगा म्यू नॉट। ये आ जाएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, 2 पाई बी आर क्यूब अपॉन म्यू नॉट। कह रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए सर्कुलर कॉइल करंट इज, मैग्नेटिक मोमेंट कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर इन द कॉइल। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले जरा हम लोग देख लेते हैं कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर वायर के दे रखा है कि देखो सर्कुलर का जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या है, रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो कोई रेडियस वाला दे रखा है, रेडियस वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो देखो ये जो सर्कुलर वायर है बच्चे कुछ लेंथ से लिया गया होगा, मान लेते हैं उसकी जो लेंथ है बच्चे वो कितनी है, मान लेते हैं वो क्या है आपका स्मॉल एल, ये आपकी लेंथ है। तो अभी आप पीछे सॉल्व करके आओ, इस लेंथ को क्या लिख सकते हो, लेंथ कैन बी रिटन एज, ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, L इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, यहां से आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ये देगा आपको L अपॉन 2 पाई। तो जरा इसको सब्स्टिट्यूट कर जाओ, तो आपको जो मैग्नेटिक मोमेंट देगा वो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू आई इंटू क्या है पाई, ये क्या देगा आपको L स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपको 4 पाई स्क्वायर। तो ये पाई से पाई चला जाएगा, तो जो m का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, आई L स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपको 4 पाई, ये कुछ दे देगा आपको मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर इन द कॉइल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर इन द कॉइल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर इन द कॉइल। स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो सीधे से दिख रहा है, देखो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चे आपका L स्क्वायर, ठीक है। तो आपका डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चे आपका थर्ड। तो बच्चे ये सारे क्वेश्चंस थे आपके फिजिक्स पोर्शन के। सो थैंक यू सो मच बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग, और मिलते हैं फिर किसी और डिस्कशन में।